सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मारकर उठा लेते हैं। हाँ देखिए, कल अपन ने कहाँ तक पढ़ा था? अपन ने गिब्स एनर्जी निकाल दी थी। गिब्स एनर्जी क्या निकाला था? एक सेल्स के लिए गिब्स एनर्जी हमने क्या निकाला था? डेल्टा जी बराबर का माइनस का एन एफ और ई सेल नोट ये निकाला था। यहां पर अगर जो ई सेल नोट है तो यहां पर जी सेल नोट भी कर देते हैं, है ना? दोनों स्टैंडर्ड खान। ये क्या है? स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी। ये क्या है? स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी। ठीक। अच्छा, यन क्या है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक। यफ क्या है हमारे पास? एक मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज, यानी 1 फैरेड। एक मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और एक मोल इलेक्ट्रॉन के चार्ज को क्या बोलते हैं? 1 फैरेड करके बोला जाता है? फैरेड यानी चार्ज कुल मिलाकर। और ई सेल क्या है हमारे पास? ईएमएफ है। सेल का ईएमएफ है। ठीक है। वो भी कैसा है? स्टैंडर्ड ईएमएफ है। ईएमएफ कैसा है? ये स्टैंडर्ड। कुछ के स्टैंडर्ड कहानी समझ में आती है। स्टैंडर्ड का मतलब है जब इसका ई सेल निकाला गया तो इसकी मोलरिटी, इस सेल की मोलरिटी क्या रही होगी? उसमें जो सोल्यूट है उसकी मोलरिटी क्या रही होगी? 1 मोलर। टेम्परेचर 298 केल्विन। ठीक है। प्रेशर 1 एटीएम। ठीक। ये यहां तक ये बातें आपने जानी थी। किसके लिए? गिब्स एनर्जी निकाले थे कल। गिब्स एनर्जी निकाले थे। ठीक। अच्छा, पहले अपन लोग एक क्वेश्चन करते हैं एनसीईआरटी का, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 3.3। आप लोग निकाल लेना, पेज नंबर 74 में दिया गया है। और क्वेश्चन है एग्जाम्पल का है। क्वेश्चन एग्जाम्पल का है 3.3। आपको बार बार बता रहे हैं कि एग्जाम्पल क्वेश्चन जरूर लगा के जाना भाई। हाँ, अब देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि डेनियल सेल के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव का मतलब क्या हुआ? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है? 1.1। तो डेनियल सेल के लिए कहानी दी गई है? डेनियल सेल के लिए कहानी दी गई है कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को क्या बोलते हैं? ई नॉट सेल बोलते हैं। बराबर का ई नॉट सेल क्या हो जाएगा? उसने कितना दे रखा है? 1.1 वोल्ट दे रखा है। ठीक। अच्छा, फिर कह रहा है निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए जिस ऊर्जा का परिकलन कीजिए। अभिक्रिया दी गई हमारे पास, रिएक्शन दी गई है। यहाँ पर दे रखा है Zn सॉलिड में, और यहाँ पर Cu2+ इक्वस में। हाँ, और यहाँ पर Zn2+ इक्वस में, और यहाँ पर Cu सॉलिड में। ठीक। अच्छा, क्लियर? अब इसके लिए आपको क्या निकालना है? गिब्स एनर्जी निकालना है। कैसे निकालेंगे गिब्स एनर्जी? अच्छा, गिब्स एनर्जी के लिए फार्मूला क्या है पहले बताइए। फार्मूला क्या है? सूत्र क्या है? क्या होता है हमारे पास? गिब्स एनर्जी, और भी कैसे निकलेगी? स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी निकलेगी। डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस का एन एफ ई सेल नॉट। अब देखो दिया क्या क्या है तुम्हें। ई सेल नॉट दिया है 1.1 वोल्ट, ई सेल नॉट दिया है 1.1 वोल्ट,
ये इसका मान हमें पता होता है कि 1 फैरेड बराबर कितना होता है, 96,500 गुलाम होता है, गुलाम होता है, 1,500 गुलाम होता है। यन क्या होता है, यन यहाँ पर पता नहीं है। यन क्या है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यन क्या है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर फर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बात पता नहीं है, कैसे निकालेंगे, आओ देखो। ये वाली इक्वेशन कहां से आई होगी, ये समीकरण पकड़ो, ये समीकरण कहां से आया होगा, ये समीकरण कहां से आया होगा, देखिए जरा। जिंक का हुआ होगा ऑक्सीडेशन, तो कहां में पहुंच गया, Zn2+ में पहुंच गया और 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया। फिर ये कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए होंगे और क्या बना लिया होगा हमारे पास, Cu सॉलिड, ठीक है, Cu सॉलिड बना लिया होगा। अब सुनिए, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया हमारे पास Zn और Cu और 2+, और यहाँ पर क्या बन जाएगा Zn2+, ये क्या में इक्वस में है, एक इक्वस में है, और Cu सॉलिड, ये क्या में है, इक्वस में है, ठीक है, और ये क्या में है, सॉलिड में, ये क्या में है, सॉलिड में, ये क्या में है, सॉलिड में, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, आप खुद देख करके बताइए, ये क्या लिखना था इधर, कॉपर था, कॉपर। अब देख करके आप बताइए कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, देख करके बताइए कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए। देखिए 2, कितने, 2, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, 2, यानी कि हमारे पास n का मान कितना होगा, 2 होगा। n का मान कितना है, 2 है, ठीक है, n का मान कितना है, 2 है। बस आपको वैल्यू रखना है और आंसर निकाल देना है, आसान है। क्या लिखोगे, डेल्टा जी बराबर का, डेल्टा जी नॉट माइनस का, देखो भाई, अगर जो स्टैंडर्ड ये है तो स्टैंडर्ड ये भी आएगा, स्टैंडर्ड अगर जो हमारे पास ईएमएफ दिया गया है तो स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी भी आएगी। जन का मान कितना है, 2 है, एफ का मान कितना है, 96,500 है, ठीक है, मल्टीप्लाई ई सेल का मान क्या है, 1.1 करके, ठीक है। अब इसको आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा हमारे पास, मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा, माइनस का 21, 227 और मोल, मोल इनवर्स आ जाएगा, ठीक है, मोल इनवर्स आ जाएगा, ठीक। मोल नहीं होना चाहिए भाई, जूल प्रति मोल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जूल जूल प्रति मोल होना चाहिए, हाँ ठीक है, यही तो है, जूल प्रति मोल। क्या होगा, 21,227, 21,227 आ रहा है। अब देखो, इसको किलो जूल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, भाई एनर्जी है ना, तो इसको किलो जूल में भी ले जा सकते हैं, तो 1 2 3 यहाँ पर लिख सकते हैं, माइनस का 21.227 मल्टीप्लाई 10 के पावर 3 जूल प्रति मोल, जूल प्रति मोल, डेल्टा जी की ये वैल्यू है, ये डेल्टा जी की वैल्यू आ गई, ठीक। अच्छा, नीचे दिखाई नहीं दे रहा होगा, कट गया होगा, कोई बात नहीं, मैं इसको यहां पर लिख दे रहा हूं। यहां पर मैंने लिखा क्या है, ये ऐसे, यहां पर नीचे लिखा क्या है, डेल्टा जी नॉट बराबर का, इसको लिख सकते हैं किलो जूल में, माइनस का 2.1 और यहां पर 227 मल्टीप्लाई 10 के पावर, मल्टीप्लाई 10 के पावर 3 जूल प्रति मोल, प्रति मोल। ये आ गई हमारे पास गिब्स एनर्जी की वैल्यू। जब क्वेश्चन लगाओगे तो आपको आंसर को ऐसे बॉक्स में बंद कर देना है, फिजिक्स या केमिस्ट्री में आपको ऐसे करना है, क्वेश्चन लगाओगे आपका आंसर आएगा, इस तरह से बॉक्स में बंद कर देना। मात्रक का विशेष ध्यान रखना है, मात्रक भी आपको रखना पड़ेगा, ध्यान देना, मोल प्रति जूल, नहीं, जूल प्रति मोल, जूल प्रति मोल। तो इस तरह करके हमारे पास ये क्वेश्चन 3.3 हो गया। अब इसके बाद चलते हैं आगे, हम लोग बात करेंगे, हम बात करेंगे इसको आगे नर्स इक्वेशन को लेकर के, किसको बात करेंगे, नर्स इक्वेशन को लेकर के। नर्स इक्वेशन कब अप्लाई करते हैं, जब हमारे पास कंडीशन क्या हो, नॉन स्टैंडर्ड हो। जब स्टैंडर्ड कंडीशन है तो स्टैंडर्ड कंडीशन में तो अपन लोग सी का उपयोग कर लेते हैं, स्टैंडर्ड कंडीशन में तो अपन लोग सी का उपयोग कर लेते हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड है ना, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में, हाँ क्या मीटर है, आओ, ज्यादा कट रहा है क्या, ये बना दे रहे हैं।
ठीक है वैसे सही है। डालिए आप लोग नर्स इक्वेशन। ठीक है, नर्स इक्वेशन, नर्स इक्वेशन बोलते हैं ना। नर्स इक्वेशन में एनसीईआरटी अपने पास रख लेता हूँ। ठीक है, सर हीरा मनी से ज्वाइन नहीं करते बन रहा है। ओके, अब यार एक काम करो, मैं अब बीच में वीडियो नहीं कर सकता हूँ, ठीक है, रिकॉर्डिंग चल रही है, बीच में वीडियो नहीं कट कर पाऊंगा। आवाज मेरी तरफ से क्लियर है, मेरी तरफ से कोई गड़बड़ी नहीं है। दूसरे बच्चे भी बता दें, दूसरे बच्चे भी बोल रहे ठीक है सब। पहले तो उसने रिक्वेस्ट भेजा नहीं है, अब बाद में भेज रहे हैं। हाँ ठीक है भाई, मेरी तरफ से सब ठीक है, मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आइए। अब बीच में कट नहीं कर सकते, पहले बहुत देर इंतजार किया है। ठीक पहले तो ध्यान देते नहीं हो, जब क्लास का टाइम आ जाता है तब लोग ध्यान। चलो अब देखिए, नर्स समीकरण क्यों, नर्स समीकरण क्यों, क्या पहले ऐसे काम नहीं चलता था ईएमएफ निकालने के लिए? अच्छा पहले ये ध्यान दो, नर्स समीकरण है किस लिए? यह है सेल का ईएमएफ ज्ञात करने के लिए। ये किसके लिए है? नर्स इक्वेशन सेल का ईएमएफ ज्ञात करने के लिए। लेकिन आखिर क्यों, क्या पहले काम नहीं चल जाता था ऐसे? वो राइट हैंड साइड माइनस के लेफ्ट हैंड साइड अपन लोग ईएमएफ नहीं निकाल लेते थे कैथोड माइनस का नोट करके, है ऐसा चीज। कहा है कि जब स्टैंडर्ड कंडीशन है तब तो वहां पर ठीक है, जब नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन है, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन है तब क्या करें? जब नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन यानी कि हमारे पास टेम्परेचर 298 केल्विन ना दिया गया हो, कंसंट्रेशन हमारे पास 1 मोलर ना दी गई हो, प्रेशर 1 एटीएम ना दिया गया हो, तब अपन लोग क्या अप्लाई करेंगे? तब अपन लोग क्या अप्लाई करेंगे? अपन लोग अप्लाई करेंगे नर्स इक्वेशन अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अपन लोग क्या लाएंगे? नर्स इक्वेशन। तब अपन लोग क्या लाएंगे? नर्स इक्वेशन लेकर के आएंगे। ठीक है, अच्छा तो ये नर्स इक्वेशन कब आती है? जब हमारे पास स्टैंडर्ड कंडीशन ना हो। क्या? जब स्टैंडर्ड कंडीशन ना हो। पहली बात, इसका उपयोग कहां पर करते हैं भाई? का सेल का ईएमएफ निकालने के लिए, सेल सेल का ईएमएफ ज्ञात करने के लिए या कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, कैलकुलेट करने के लिए। ठीक, अच्छा क्या हूं? जब हमारे पास स्टैंडर्ड कंडीशन ना हो, जब नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन, जब नॉन स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड कंडीशन ना हो। ठीक है, जब नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन ना हो तो सेल का ईएमएफ कैलकुलेट करने के लिए करते हैं। और जब
कब करते हैं? जब नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन, जब नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन ना हो, नहीं, जब नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन हो, क्या हो? जब नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन हो। कैसे? जैसे टेम्परेचर हमारे पास 298 केल्विन ना हो, 298 केल्विन ना हो, प्रेशर हमारे पास 1 एटीएम ना हो, 1 एटीएम ना हो, एटीएम, ठीक है, टेम्परेचर 298 केल्विन ना हो, प्रेशर 1 एटीएम ना हो, और हमारे पास मोलरिटी, कंसंट्रेशन बोलते हैं, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन, ट्रेशन यहाँ पर 1 मोलर ना हो, क्या हो? 1 मोलर ना हो, ठीक है, क्या हो? 1 मोलर ना हो। तब अपन लोग क्या करते हैं? नर्स इक्वेशन निकालते हैं। तब अपन को जरूरत पड़ती है नर्स इक्वेशन की। क्या करते हैं? सेल का ईएमएफ सेल का ईएमएफ कैलकुलेट करने के लिए नर्स इक्वेशन का उपयोग करते हैं। किस कंडीशन में? जब नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन हो। नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होती है? टेम्परेचर 298 केल्विन ना हो, प्रेशर हमारे पास 1 एटीएम ना हो, और कंसंट्रेशन क्या हो? हमारे पास 1 मोलर ना हो, 1 मोलर ना हो, 1 मोलर ना हो, ठीक है। हाँ, अब सुने भाई अब देखिए, अब अपन लोग इसको गिब्स एनर्जी के टर्म से ही लगाने वाले हैं। अच्छा, मैं एक बात कहता हूं कि हमारे पास नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पर गिब्स एनर्जी क्या होती है? नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पर गिब्स एनर्जी क्या होती है? देखिए यहां पर ध्यान दीजिए, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पर गिब्स एनर्जी, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पर गिब्स एनर्जी, गिब्स एनर्जी, गिब्स एनर्जी यानी गिब्स ऊर्जा कितनी? नॉन स्टैंडर्ड पर क्या बनेगी? डेल्टा जी बराबर का माइनस का एन एफ और ई सेल, ई सेल, ध्यान देना, ई सेल, यहां नॉट नहीं लगाओगे। क्या बोला मैंने? नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए बोला है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दोबारा सुनो, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पर गिब्स एनर्जी क्या लिखोगे? डेल्टा जी बराबर का माइनस का एन एफ और ई सेल, ई सेल, ये क्या है? नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पर हमारे पास ई सेल है, और नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पर क्या आएगी? हमारे पास गिब्स एनर्जी आएगी। अभी तो ये पढ़ के आए हो ना? हाँ, पढ़ के आए। फिर स्टैंडर्ड कंडीशन पर गिब्स एनर्जी कितनी आती थी? हमें पता था, स्टैंडर्ड 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 कंडीशन पर गिब्स एनर्जी, गिब्स एनर्जी स्टैंडर्ड कंडीशन पर गिब्स एनर्जी क्या लिखोगे? डेल्टा जी बराबर का, डेल्टा जी नॉट बराबर का माइनस का एन एफ और ई सेल नॉट, ई सेल नॉट, ये हो गया सेकंड, हो गया सेकंड, ठीक। अब देखो एक थर्मोडी इक्वेशन होती है, ठीक, जिसने पढ़ रखा तो बहुत अच्छी बात है, गेरा में होता थर्मोडी इक्वेशन, ठीक, उस थर्मोडी इक्वेशन को लाएंगे सब। हाँ, एक हमारे पास होती है थर्मोडी इक्वेशन करके होती है, यानी कि थर्मोडायनेमिक समीकरण। क्या लिख देते हैं? थर्मोडायनेमिक समीकरण से, थर्मोडायनेमिक, थर्मोडायनेमिक समीकरण से, ठीक है, उष्मागतिक समीकरण से, उष्मागतिक समीकरण से, उष्मागतिक समीकरण से। अच्छा, उष्मागतिक समीकरण है क्या? ये होता है हमारे पास डेल्टा जी बराबर का डेल्टा जी नॉट प्लस का एन एफ प्लस का हमारे पास आर टी एल एन क्यू, आर टी एल एन क्यू, नीचे दिखाई नहीं दे रहा, कोई बात नहीं, मैं इधर लिख रहा हूं। ये होता है हमारे पास, क्या लिख दे रहा हूं, ये होता है हमारे पास डेल्टा जी बराबर का डेल्टा जी नॉट प्लस का आर टी और एल एन क्यू, ये होता है थर्मोडायनेमिक इक्वेशन, ये होती है थर्मोडायनेमिक इक्वेशन। दोबारा सुन लो, डेल्टा जी क्या है? नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पर गिब्स एनर्जी है। डेल्टा जी क्या है? नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पर गिब्स एनर्जी, ठीक। डेल्टा जी नॉट क्या है? स्टैंडर्ड कंडीशन पर गिब्स एनर्जी है डेल्टा जी नॉट। आर क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। टी क्या है? टेम्परेचर। एल क्या होता है? नेचुरल लॉग, ठीक। और क्यू क्या है? रिएक्शन कोएफिशिएंट बोलते हैं इसको, क्यू को क्या बोलते हैं? रिएक्शन कोएफिशिएंट बोलते हैं। एक एक करके क्लियर हो जाएगा, समझते जाइएगा, ठीक। डेल्टा जी क्या है? ऑलरेडी यहां लिख चुके हैं, क्या है डेल्टा जी? क्या है? नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पर गिब्स एनर्जी।
डेल्टा जी नॉट क्या है, स्टैंडर्ड कंडीशन पर गिब्स एनर्जी, आर क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T4 क्या है, टेम्परेचर, और Q क्या है, रिएक्शन कांस्टेंट, और Ln क्या है, नेचुरल लॉगरिथम। ठीक, अच्छा अब एक काम करना है, इनकी वैल्यू पुट करना है, वैल्यू पुट करना है। डेल्टा जी नॉट, डेल्टा जी की वैल्यू कितनी आई थी, माइनस का NF, माइनस का NF, और ई सेल आई थी। एक काम करता हूं, मैं इसको थोड़ी सी इधर कर देता हूं तो ताकि मेरी ऐसा जगह पर जाएगी, ठीक ऐसा, ठीक। अच्छा अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या लिखेंगे, माइनस का NF और ई सेल, ठीक है, बराबर, इसको क्या लिखेंगे, माइनस का NF और इसको लिखेंगे ई सेल नॉट, ई सेल नॉट, ई सेल नॉट, प्लस का RT, और लिखेंगे लॉग, नहीं Ln Q करके, Ln। अच्छा अब एक काम करते हैं, यहाँ पर से पूरे में भाग दे देते हैं, पूरे में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, माइनस NF से पूरे में डिवाइड कर देते हैं, माइनस NF से भाग देने पर, पूरे में डिवाइड कर दो, ठीक। अच्छा जब यहां पर डिवाइड करोगे NF से तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का NF और ई सेल अपान का, माइनस का NF ई सेल बराबर का, यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस का NF ई नॉट सेल अपान का, यहां पर क्या लिखोगे, माइनस का NF और ई सेल, क्या था ना, नहीं ई सेल नहीं लेना, केवल किससे भाग देना है, NF से भाग देना है, केवल NF से भाग देना है। तो माइनस का क्या लिखोगे, NF, यहाँ पर क्या लिखोगे, माइनस का NF, यहाँ पर आइए, यहाँ पर क्या, प्लस का RT और Ln Q अपान का, यहाँ पर क्या लिखोगे, NF, वो भी क्या है, माइनस का, वही क्या लिखोगे, माइनस का, ठीक है। अच्छा अब देखिए, माइनस से माइनस कट गया, NF से NF कट गया, माइनस से माइनस कट गया, NF से NF कट गया, और NF से नहीं, अब यहाँ पर NF नहीं कटेगा, कहाँ है भाई, कुछ ऊपर है नहीं, जबरदस्ती काट रहे हैं, माइनस का क्या होगा, NF हो जाएगा, ये उसी तरह का रहेगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास ई सेल, क्या आ जाएगा, ई सेल बराबर का, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ई नॉट सेल आ जाएगा, ई नॉट सेल आ जाएगा, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, RT और Ln Q अपान का, यहाँ पर कितना हो जाएगा, NF हो जाएगा। ये आ गई हमारे पास नर्स इक्वेशन, ये आ गई हमारे पास नर्स इक्वेशन, लेकिन इसको अलग अलग रूपों में मॉडिफाइड कर लेते हैं। ये आ गई हमारे पास नर्स इक्वेशन, ई सेल बराबर का ई Ln Q अपान का NF, RT Ln Q अपान का NF, ठीक है। Q बताएंगे, Q क्या होता है, रिएक्शन कोशिएंट होता है, Q क्या होता है, रिएक्शन कोशिएंट होता है, ठीक है। यहाँ पर Q क्या है, रिएक्शन कोशिएंट। अब इसको हटा रहे हैं और इसको आगे एक्सटेंड कर, देखिए अब देखो, तुम्हें बता दें कि जनरली क्वेश्चनों में टेम्परेचर को दे देता है 298 केल्विन, आर का यूनिवर्सल यहाँ पर क्या में रखना है, जूल प्रति मोल केल्विन में रखना है, जूल प्रति मोल केल्विन में रखना है, ठीक है। अच्छा और फैराडे एफ का मान कितना रखना है, हमारे पास 96,500 कूलम रखना है। तो यदि हमारे पास क्या दिया हो, यदि 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 क्या दिया हो, यदि हमें क्या दे दे, हमें दे दे आर का मान, यानी टेम्परेचर दे दे, हमें कह दे टेम्परेचर कह दे कि 298 केल्विन है, 298 केल्विन है, ठीक है। अच्छा ठीक है, 298 केल्विन है। आर का मान हमारे पास पता होता है, ये जूल प्रति मोल केल्विन में रखना है, ये कितना 8.314 होता है, क्या होता है, जूल प्रति मोल और केल्विन, ठीक है, केल्विन, मोल और केल्विन, ठीक, ये हो गया। अच्छा और कुछ बचा, ठीक है। और यफ का फैरेड का मान भी फिक्स है, यफ का मान, ठीक, यफ का मान क्या, 96,500 गुलाम करके है, ठीक है। अच्छा अब ये वैल्यू सभी पुट कर दें यदि, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई सेल बराबर का, यहाँ पर हो जाएगा ई सेल नोट माइनस का, यहाँ पर कितना है, RT Ln Q अपान का NF, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई सेल
ई सेल बराबर का, यहाँ पर क्या लिखो, ई सेल नोट, ई सेल, ठीक, माइनस का आर टी का मान कितना है, आर टी का मान 8.14 और मल्टीप्लाई टी का मान कितना है 2298 298 केल्विन, और एल एन क्यू को उसी तरह रख देना है अपान का, एल एन क्यू को उसी तरह रख देना अपान का, अपान का। इसको क्या लिख सकते हो, एन एफ, एन एफ, एन को एन ही लिखा रहने दो, और एफ का मान कितना रखना है हमारे पास 96,500 गुलाम, ठीक, 96,500 गुलाम, 96,500 गुलाम रखना, ठीक है। अच्छा, ठीक, अच्छा, क्लियर। आगे सुनिए, तो यहां पर जब सॉल्व करोगे आप लोग, ठीक है, सही है। तो यहाँ पर ई सेल बराबर का, यहाँ पर ई सेल नोट माइनस, अच्छा इसको जब सॉल्व करोगे तो निकलेगा 0.059, इसको सॉल्व करने पर निकलेगा, इसको ये जब ये इसका मल्टीप्लाई करो, इसका डिवाइड करो, निकलेगा 0.059 एल एन क्यू अपान का एन। लीजिए, एक टर्म ये भी आ गया, एक टर्म ये भी आ गया, ठीक है, एक टर्म ये भी आ गया, ठीक। तो यहाँ पर ई बराबर का ई नॉट सेल, ई बराबर का ई नॉट सेल 0.059 एल एन क्यू अपान का एन, एल एन क्यू अपान का एन, एल एन क्यू अपान का एन, ठीक है, एल एन क्यू अपान का एन करके, ठीक है। अच्छा, क्लियर। अब आगे सुनिए, अब थोड़ी रिएक्शन कोएफिशिएंट के बारे में बताना है आपको। अच्छा, एक बात और ध्यान देना, ये एल एन जो लिखा हुआ है, तो एल एन को आप ऐसा भी लिख सकते हो, एल एन को आप लिख सकते हो लॉग ई बेस, लॉग ई बेस लिख सकते हो। यानी कहने का मतलब मेरे ये है कि आपके पास जो एल एन क्यू जो लिखा हुआ है, इसको लिख सकते हो आप लोग लॉग, लॉग ई बेस क्यू भी लिख सकते हो, ई बेस क्यू भी लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा सुनो जरा, यानी कि इसको लिखा जा सकता है, यहाँ दिखाई दे रहा है भाई, चल जाएगा भी, चल जाएगा, ज्यादा ऊपर है क्या, चलो ठीक है, चलते हैं, ठीक, सही है, आ जाएगा। अब देखिए, यहां पर क्या लिख सकते हैं अपन लोग, ई दिख रहा है, देखिए यहां पर हमें पता है क्या कि जो लॉग क्यू लिख रहे हैं इसको लिख सकते हैं अपन लोग, या एल एन जो क्यू लिख रहे हैं इसको लिख सकते हैं लॉग ई बेस क्यू लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, लॉग ई बेस क्यू लिख सकते हैं। यानी हम इसको लिख सकते हैं ई नॉट सेल बराबर, यहां पर ई नॉट नहीं है, ई सेल, ई सेल, ई सेल, ई नॉट सेल माइनस का 0.059, और यहां पर लिख सकते हैं क्या, क्या लॉग ई बेस 0.959 और लॉग ई बेस क्यू पान एन, ये भी लिखा जा सकता है, ये भी लिखा जा सकता है, ये भी लिखा जा सकता है, ठीक है। हाँ, ये भी लिखा जा सकता है, ठीक है। हाँ, दोबारा सुन लो भाई, दोबारा सुन लो, यहां पर ध्यान दीजिए, टेम्परेचर यदि हमारे पास टेम्परेचर ये दे दिया जाए, आर ये दे दिया जाए, एफ ये दे दिया जाए, सुनो, तो अब हमने क्या लिखा, ई बराबर ई नॉट सेल माइनस का आर टी एल एन क्यू अपान का एन एफ। हमारे पास आर का मान ये है, कितना रखना है 8.314, और टी का मान 298 केल्विन, एफ का मान 96,500 गुलाम, ठीक। और ये वैल्यू रख करके पुट करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 0.059 आएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर बताया एल एन को क्या लिख सकते हैं, लॉग ई बेस क्यू लिख सकते हैं, लॉग ई बेस क्यू लिख सकते हैं, हमने ये लिखा, और एन को उसी तरह रखना है, ठीक है। अच्छा, अब तुम्हें बताते हैं कि ये रिएक्शन कोएफिशिएंट क्या है, रिएक्शन कोएफिशिएंट क्या है, इस पर आ जाओ, ठीक है, रिएक्शन कोएफिशिएंट पर आ जाओ, ठीक। आप अच्छा ध्यान देना, अभी और तुम्हें बता दें, ये लॉग ई बेस क्यू को और क्या लिखा जा सकता है, लॉग 10 बेस में लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, देखिए हमारे पास क्या है, लॉग ई बेस क्यू जो लिखा है ना, तो इसको लिखना पड़ेगा, अगर जो 10 बेस में ले जा रहे हैं तो इसको लिखना पड़ेगा 2.303 लॉग 10 बेस, और यहां पर क्यू, ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, सुन लेना, ऐसा भी लिख सकते हैं भाई, एल एन क्यू लॉग ई बेस क्यू के बराबर होता है, एल एन
ln ई बेस क्यू को हम लिख सकते हैं क्या, जब 10 बेस में लाएंगे, 10 बेस में लाएंगे तो कितना हो जाएगा 2.303 और log क्यू हो जाएगा, log क्यू हो जाएगा। चलो आओ आगे। अच्छा तो ये log 10 बेस में है क्या, पूरा निकल रहा है? नहीं, यहाँ पर गड़बड़ी कर रहे हैं, ई बेस में नहीं है, 10 बेस में है पूरा। एक बार मैं और चेक कर ले रहा हूँ। पता है यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर इसको उठा करके हमने क्या में रख दिया, वो पूरा फाइनली पूरा इसको log 10 बेस में ले जाना है, तब आ जाकर के 0.059 आ रहा है। ठीक है, तभी आ रहा है। सुन लो भाई, सुन लो, मैं इसको दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ। यहाँ पर सुनो, ये जैसे मैंने यहाँ पर बताया, ये यहाँ पर आ जाओ, दोबारा सुनो, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, मेरे पास क्या करना है, ई सेल बराबर का ई नोट सेल माइनस, ठीक, यहां पर क्या लिखोगे 8.314 मल्टीप्लाई 298, ये हो गया मल्टीप्लाई ln क्यू को लिख सकते हो आप लोग, यदि log 10 बेस में ले जाना तो लिख सकते हो 2.303 log 10 बेस क्यू, क्या लिख सकते हो कितना 2.303 log 10 बेस क्यू अपान log 10 बेस क्यू अपान, दोबारा सुन लो, यहां पर क्या लिखा माइनस, यहां पर क्या लिखना है 8.314, ये हो गया 298, ये हो गया, और अगर ln को 10 बेस में ले जाना है तो कितना लिखना पड़ेगा, इधर हमारे पास 2.303 log 10 बेस में चला गया, अब आ गया q अपान अपान, यहां पर क्या हो जाएगा n और मल्टीप्लाई 96,500 कूलम। अब इसको सॉल्व कर देना, ये सॉल्व करने पर आता है हमारे पास ई सेल इक्वल टू, यहां पर ई नॉट सेल माइनस, ठीक, ये इनका 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 मल्टीप्लाई इससे डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 0.059, और यहां पर log 10 बेस क्यू अपान का n, ये आएगा, यानी log 10 बेस में आप फाइनली कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, ये आ जाएगा 0.059 log 10 बेस क्यू अपान का n, क्यू अपान का n, यानी क्या है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी क्या है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बातें ध्यान देना और ये बातें ध्यान देना, ठीक है, इसको किनारे पर डाल देना, अब क्लियर है एकदम। दोबारा सुन लो, हमने ln क्यू को कहां में पर ले गए, log 10 बेस में ले गए, log 10 बेस में जब ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 2.303 log 10 बेस क्यू हो जाएगा, ये हमने रखा, इनको सॉल्व किया तो कितना आएगा 0.059 log 10 बेस क्यू अपान का n, ये आपको याद रखना पड़ेगा, सबसे ज्यादा उपयोग में आता है ये, सबसे ज्यादा यूज होता है ये। अब आते हैं रिएक्शन कोएफिशिएंट में, रिएक्शन कोएफिशिएंट में आइए, रिएक्शन कोएफिशिएंट में आपको बताते हैं कि रिएक्शन कोएफिशिएंट क्या है। ठीक, मेरे पास रिएक्शन कोएफिशिएंट यानी क्यू का रिएक्शन कोएफिशिएंट, रिएक्शन कोएफिशिएंट जिसको बोलते हैं क्यू। देखो रिएक्शन कोएफिशिएंट होता है किसी भी समय पर प्रोडक्ट अपान रिएक्टेंट का रेशियो, वो भी कैसा, इक्वस प्रोडक्ट अपान इक्वस रिएक्टेंट का रेशियो क्या होता है हमारे पास, रिएक्शन कोएफिशिएंट होता है। जबकि रिएक्शन कोएफिशिएंट क्या बोलते हैं, जल्दी गलती भूल गए, रिएक्शन कांस्टेंट, जबकि रिएक्शन कांस्टेंट यानी जिसको बोलते हैं केल, जिसको बोलते हैं के, रिएक्शन कांस्टेंट जिसको बोलते हैं के, ये क्या होता है साम्यावस्था की स्थिति पर एक्रोबिया की स्थिति पर प्रोडक्ट अपान रिएक्टेंट का रेशियो होता है। ठीक है, और जबकि रिएक्शन कोएफिशिएंट क्या होता है, रिएक्शन कोएफिशिएंट होता है किसी भी स्थिति पर किसी भी समय पर हमारे पास प्रोडक्ट अपान रिएक्टेंट। ठीक है, अच्छा तो देखिए हमारे पास, मैं एक यहाँ पर एग्जांपल ले रहा हूँ, सपोज मान लेते हैं मेरे पास कोई ए है, मान लेते हैं मेरे पास क्या है ए का मान लेते हैं क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन होकर के क्या बना रहा है ए, और एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, यहाँ पर कितना बन गया, मान लेते हैं चलो क्या कर लूं मैं, ऐसे एक जनरल लूं, मैं कह दूंगा n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक, मेरे पास क्या है ए है, ठीक है,
और यहां से क्या हो रहा है, हमारे पास ए का ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसमें n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, तो कितना आ जाएगा n प्लस, और यहाँ पर कितना हो गया n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए। कितने ट्रांसफर हो गए, n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए। मैं एक जनरल केस लिया। फिर हमारे पास क्या है, एक बी है जिसमें क्या है, हमारे पास n पॉजिटिव चार्ज है। कितना, n पॉजिटिव चार्ज है। इसने n इलेक्ट्रॉन को लिया, इसमें कितना है चार्ज, n पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, अच्छा ये हमारे पास देखिए, दोबारा सुनिए, हमारे पास क्या है, ये ए, और इसने क्या कर दिया, ए यानी n पॉजिटिव चार्ज इसने लॉस किया, किसमें आ गया, एक्वस में आ गया। ये आ गया हमारे पास एक्वस में ए क्यू। ठीक है, और कितने n इलेक्ट्रॉन त्याग दिए। फिर अच्छा ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। दोबारा सुनिए, यहाँ पर बी क्या हुआ, एक दूसरा बी है, ये कैसे है, इसमें कैसा है, एन 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 प्लस चार्ज है। ठीक है, अच्छा एन प्लस चार्ज एक काहे में है, एक्वस में है, और इसने एन ई इलेक्ट्रॉन लिए और लेकर के काहे में चला गया, ये चला गया बी सॉलिड में चला गया। काहे में चला गया, बी सॉलिड में, और यहाँ पर ये ए काहे में था, सॉलिड में था। ठीक, अच्छा अब इनको निट करो, ये कर जाएंगे। अब सुन लो, यहाँ पर जो यानी यानी कटा है, ये किसका मान है, ये तुम्हारे पास एन का मान है। किसका मान है, ये जो एन नीचे रखा जाता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मान कितना है, मैं इसको एन डैश बोल दे रहा हूँ, क्या हो जाएगा, एन ई करके हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, ए सॉलिड प्लस का बी एन और इक्वस में है, बी एन प्लस का है में इक्वस में, और यहाँ पर ध्यान दीजिए ए और एन प्लस ये क्या है में इक्वस में प्लस का, और यहाँ पर बी सॉलिड क्या में बी सॉलिड क्या में बी सॉलिड। ठीक, अब मुझे इसका रिएक्शन कोएफिशिएंट लिखना है, तो यहाँ पर रिएक्शन कोएफिशिएंट क्यू बराबर क्या हो जाएगा, अच्छा प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो क्या पूरे को रख दे, नहीं गलत, केवल आपको इक्वस स्थिति पर जो है, इक्वस स्टेज पर है, केवल उसको लेना है, केवल इक्वस स्टेज पर जो है उसको लेना है। तो यहाँ पर क्या करोगे, इक्वस स्टेज में यहाँ पर क्या है ए, तो यहाँ पर क्या लिखो ए और अपान का, और यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ पर नीचे यहाँ पर क्या लिखोगे बी, यहाँ पर क्या लिखोगे बी। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखोगे बी। ठीक, ओके, यहाँ पर लिख दिया ए और यहाँ पर लिख दिया बी, यहाँ पर लिख दिया ए और यहाँ पर लिख दिया क्या, बी लिख दिया। ठीक, इस तरह से आपको काम करना है, इस तरह से आपको काम ये करना है। ठीक है, अच्छा मान लेते हैं इसकी स्टिकोमेट्री, अब कुछ स्टिकोमेट्री दी गई होगी, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, मान लेते हैं यहाँ पर क्या है, अभी कितनी स्टिकोमेट्री है, सब जगह एक है, सब जगह एक है, सब जगह एक है, इसकी स्टिकोमेट्री कितनी है, एक है, यहाँ पर स्टिकोमेट्री एक है। तो क्या करोगे, जितनी इसकी स्टिकोमेट्री चढ़ी होगी उसको आपको पावर में चढ़ाना होगा, जितनी इसकी स्टिकोमेट्री चढ़ी होगी उसको पावर में चढ़ाना होगा। ये आ गई आपकी रिएक्शन कोएफिशिएंट, क्या आ गया, रिएक्शन कोएफिशिएंट, क्या आ गया, रिएक्शन कोएफिशिएंट। अब वहां पर क्यू की जगह पुट कर सकते हो, अब वहां पर क्यू की जगह पुट कर सकते हो। ठीक है, क्यू की जगह आप लोग क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हो। अब देखो ये बात आपको क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगी, ये सेट क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, हाँ क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा, बोलो क्लियर है। हाँ, ये होता है रिएक्शन, रिएक्शन कोएफिशिएंट होता किसी भी स्थिति पर प्रोडक्ट अपान का रिएक्टेंट, लेकिन प्रोडक्ट कौन सा लेना है, एक्वस, और रिएक्टेंट कौन सा लेना है, एक्वस। ठीक है, अच्छा तो हमारे पास यहाँ पर विथ चार्ज लिखना है, मैंने यहाँ पर चार्ज लिखना भूल गए, ये क्या लिखना है, एन प्लस। ठीक है, अच्छा यहाँ पर क्या है, बी एन प्लस करके, बी एन प्लस करके। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन लॉस किया होगा, कैमेज प्लस में चला गया, इसने इलेक्ट्रॉन लिया ओके। ठीक है, इसकी स्टिकोमेट्री एक थी, इसकी स्टिकोमेट्री क्या थी, एक थी। क्लियर, ये आ गए हमारे पास रिएक्शन कोएफिशिएंट, वहां की जगह लोग रख सकते हैं। क्लियर, हाँ क्लियर है भाई। आगे अब एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं, तभी आगे हमें क्लियर हो पाएगा अच्छे से। आइए बढ़िया से एक क्वेश्चन लेते हैं, हमारे पास यही उठा लेते हैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन 3.1, क्वेश्चन उठा लेते हैं 3.1। ये हो गया, नर्सिंग क्वेश्चन आ गई, अभी इसमें और करेंगे करेक्शन। मान लेते हैं जब क्या हो, इक्रुबिया की या साम्यावस्था की स्थिति हो, तब क्या करोगे। देखिए क्वेश्चन नंबर है 3.1, क्वेश्चन नंबर है 3.1। अच्छा देखिए, करा निम्नलिखित अभिक्रिया वाले सेल को निरूपित कीजिए। अच्छा निरूपित करना भाई, अच्छा यहाँ पर लिखा हुआ है, फिर करा ई सेल का परिकलन कीजिए, और ई नॉट सेल का मान यहाँ पर दिया गया। देखिए यहाँ पर रिएक्शन क्या दी गई है, यहाँ रिएक्शन दी गई है क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन कौन सा लगा रहे हैं, 3.1 लगा रहे हैं, यानी तीसरे चैप्टर का पहला क्वेश्चन, एग्जाम्पल का वो भी, एग्जाम्पल का वो भी मैं आपसे बार बार कर रहा हूँ, एग्जाम्पल के जरूर लगा के जाओ, एग्जाम्पल से क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर क्या है, मैग्नीशियम काहे में है, सॉलिड में है, मैग्नीशियम काहे में है, सॉलिड में है, और प्लस का और 2Ag प्लस। ठीक, अच्छा इसकी कंसंट्रेशन दी गई हमारे पास 0.000, हाँ कंसंट्रेशन दी गई 0.00 और 01 दिया गया, 3 जीरो है, हाँ 3 जीरो मोलर दिया गया। फिर इसके बाद यहाँ पर मैग्नीशियम Mg2+, अच्छा
इसकी कंसंट्रेशन कितनी दी गई, 0.130 मोलर दी गई है, ठीक है। अच्छा, फिर और क्या है, यहाँ पर प्लस का 2 Ag, और ये काय में है, सॉलिड में, ऐसा, ठीक है, ऐसा। अच्छा, इसका तुमसे ई सेल पूछा है, क्या पूछा है, ई सेल पूछ रखा है, ई सेल पूछ रखा है, ठीक है। और तुम्हारे पास ई नोट सेल दिया गया है, क्या दिया गया है, ई नोट सेल दिया गया है, ई नोट सेल आपसे दिया गया है। और ई नोट सेल कितना दिया गया है, ये दिया गया 3.17 वोल्ट, 3.17 वोल्ट ये दिया गया है, ठीक। अच्छा, क्लियर। अब देखो क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे। हाँ, अब तुम्हें जब तक तुमसे कहे नहीं, तुमसे क्वेश्चन में कुछ कहा नहीं कि कहा नहीं कि हमको टेम्परेचर कितना दिया गया है, प्रेशर कितना दिया गया है, जब तक ये बात आपसे बोले नहीं तब तक आपको कैसा मानना है, आपको टेम्परेचर को कितना माना, 398 केल्विन मानना है, प्रेशर को 1 atm माना है। दोबारा सुन लेना, जब तक कि किसी क्वेश्चन में आपसे कहा ना जाए कि टेम्परेचर इतना है, तब तक आपको टेम्परेचर कितना माना, 398, वो 398 करें 298 केल्विन मानना है, और प्रेशर को 1 atm माना है। लेकिन देखिए कंसंट्रेशन तो इसने बदल दिया, कंसंट्रेशन देखो ये इतना कंसंट्रेशन बदल दिया, तो अब अप्लाई कौन सा करेंगे फार्मूला, बताइए कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, हैं, ये अप्लाई करेंगे ई सेल बराबर का ई नॉट सेल माइनस का 0.059 अपान n log 10 बेस और क्यू, ठीक है, क्या लिखेंगे, क्यू। अच्छा, अब एक एक करके आपको बताते हैं, ठीक। हमारे पास ई नोट सेल दिया गया है, ये दिया गया है ई नोट सेल। अच्छा, एन पता नहीं है, क्यू पता नहीं है, आओ कैसे पता करेंगे, समझो, अब इस पॉइंट को समझो कैसे पता करेंगे। आओ मैं आपको एक एक करके बताता हूँ, एन भी पता चल जाएगा, ये भी सब पता चल जाएगा। देखिए मैग्नीशियम को उठाइए, मैग्नीशियम को हो रहा है ऑक्सीडेशन, कहां से कैसे, ये कहां जा रहा है, 0 से और +2 में जा रहा है, 0 से +2 में जा रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैग्नीशियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये देखिए कहां में जा रहा है, Mg2+ में जा रहा है, और यहाँ पर क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा। आइए Ag क्या कर रहा है, Ag2+ यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन को लेगा, Ag2+ क्या करेगा, नहीं Ag1+ है, Ag1+ है, क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को लेगा, अपनी भूख मिटाकर कहीं में चला जाएगा, Ag सॉलिड में चला जाएगा, Ag सॉलिड में चला जाएगा, ठीक। अच्छा, अब सुनो, एक तुमको फाइनल केमिकल रिएक्शन लिखना है, फाइनल केमिकल रिएक्शन लिखना है, या फुल केमिकल रिएक्शन लिखना है जिसको बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, तुम्हें क्या बताया था, फुल केमिकल रिएक्शंस में, फुल सेल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाई जाते हैं, इलेक्ट्रॉन दिखने नहीं चाहिए, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाने के लिए क्या करोगे, इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाने के लिए क्या करोगे, इलेक्ट्रॉन को खत्म करना। अब खत्म कैसे कर पाओगे, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर तो 1 है, ये तो काटा ही नहीं पाओगे तुम लोग, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, ये तो काटा ही नहीं पाओगे आप लोग, तो क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस कैसे करोगे, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिए 2 से 2 कट गए। अच्छा, अब आपको खट से पकड़ आ जाना चाहिए कि एन का मान कितना है, एन का मान कितना है, 2। ये जो एन नीचे रखा है इसका मान कितना है, 2 है, एक मान पता चल गया। आओ इसकी फाइनल इक्वेशन लिखो, फाइनल इक्वेशन लिखो, तो यहाँ पर क्या लिखा होगा, यहाँ पर क्या लिखोगे, Mg, यहाँ पर क्या लिखोगे, Mg और प्लस का, ये Mg का है, मैं सॉलिड में, Mg का है, मैं सॉलिड में, यहाँ पर क्या है, मैं सॉलिड में। अच्छा, यहाँ पर क्या लिखोगे, 2Ag+, ठीक है, ये क्या है, मैं इक्वस में, इसकी कंसंट्रेशन बकायदा दी गई। अच्छा, आइए यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, Mg अब यहाँ पर क्या है में है, 2+ इक्वस में है। अच्छा, और Ag का है में 2Ag का है में सॉलिड में, 2Ag सॉलिड में। अब मुझे इसका रिएक्शन कोएफिशिएंट बनाना। अब बताओ रिएक्शन कोएफिशिएंट बनेगा कैसे, Q बराबर का प्रोडक्ट अपान का रिएक्टेंट, प्रोडक्ट अपान का रिएक्टेंट, प्रोडक्ट अपान का रिएक्टेंट। लेकिन प्रोडक्ट में हमें क्या याद रखना है, क्या याद रखना कि ये सॉलिड वाले को नहीं रखा जाएगा, सॉलिड वाले को नहीं रखा जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो सॉलिड वाले को नहीं रखना, तो किसको रखोगे, इसको रखोगे, तो क्या लिखोगे, Mg, क्या लिखोगे, Mg, Mg2+ लिखोगे, और बड़े ब्रैकेट में बंद करोगे अपान का। फिर यहाँ पर ये वाले को तो लिखोगे नहीं इधर, भाई प्रोडक्ट में क्या, सॉलिड वाले को नहीं लिखना है, ठीक है, सॉलिड वाले को नहीं लिखना है। और यहाँ रिएक्टेंट, प्रोडक्ट अपान रिएक्टेंट, प्रोडक्ट अपान रिएक्टेंट, रिएक्शन कोएफिशिएंट, ठीक है। क्या इसको लिखोगे, नहीं लिखोगे, इसको लिखोगे, क्या, Ag2+, नहीं Ag1+, Ag1+, और ब्रैकेट को कर दिया बंद। मैंने तुम्हें क्या कहा था, स्टिकियोमेट्री पर ध्यान देना, स्टिकियोमेट्री कितनी है, यहाँ पर 2 लिखिए तो यहाँ पर 2 लगा देंगे, यहाँ पर कितनी है स्टिकियोमेट्री, 1, तो यहाँ पर क्या लगा दोगे, 1 पावर में लगा दोगे, ठीक। अच्छा, अब ध्यान दो, तुम्हें कंसंट्रेशन दी गई है, बताइए कंसंट्रेशन दी गई है। अब इसमें एक काम करो, पहले तुम वैल्यू पुट कर लो, फिर कंसंट्रेशन रखते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई सेल बराबर का, ई नॉट सेल का मान कितना है, 3.17 माइनस का 0.059,
और यहाँ पर n का मान कितना है 2 है, देखिए मैंने यहाँ पर निकाला तो है, n का मान कितना 2 है। log 10 बेस q का मान देखिए ये आ गया, क्या गया यहाँ पर आ गया mg 2 प्लस अपान का यहाँ पर क्या है ag प्लस ये लो, और यहाँ पर पावर में भी तो रखना भूल नहीं जाना है, ठीक। अच्छा अब सुनो mg का कंसंट्रेशन कितना है, देखो यहाँ पर लिखा है, ये लिखा है mg का कंसंट्रेशन, ये लिखा हुआ है, ठीक। अच्छा तो क्या मैं इसको एक काम करता हूँ, mg का कंसंट्रेशन ऐसा लिखा हुआ है, इसका कंसंट्रेशन ये लिखा हुआ है, तो इसको थोड़ी दूसरे फॉर्मेट में बदल लेते हैं। इसको मान लेते हैं अपन लोग इसको मान लेते हैं, इसको कितना लिखते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी कि 1.0 ऐसा लिखते थे, 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 लिख सकता हूं मैं, इसको माइनस लगा के मैं लिख सकता हूं इसका, देखो जरा 1 2 3 4 इसको ले जाओ इधर, और क्या लिख सकते हैं 10 की पावर माइनस का 4 लिख सकता हूँ। इसको क्या लिख सकता हूँ, एक काम करो, इसको लिख दो तुम 1.3 और मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस को 1 लिख दो, ठीक है। एक शिफ्ट कर दो ना, 13 शिफ्ट करो, 1.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस का 1 लिख दो, ठीक। आओ अब यहाँ पर पुट करो भाई जो भी हो, तो यहाँ पर क्या लिखना है माइनस 3.17 माइनस 0.059 अपान का 2 log 10 बेस। अब देखिए mg का कंसंट्रेशन क्या है, mg का कंसंट्रेशन ये रहा, कितना है 1.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस का 1, बड़े ब्रैकेट में बंद करना, छोटा ब्रैकेट नहीं लगाना, कंसंट्रेशन को सदा बड़े ब्रैकेट में रखते हैं। अच्छा ये कितना है 10 के पावर माइनस का 4, क्या mg नहीं ag, ये लीजिए, और इसको क्या पावर में 2 लगा देना, बस। अब इसको सोल्व तो करना है, कहाँ रह गया, सोल्व करना है। आओ यहाँ पर कितना हो जाएगा 3.17 माइनस का 0.059 अपान का 2, और यहाँ पर कितना हो जाएगा log 10 बेस। अच्छा यहाँ पर कितना होगा 1.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस का 1, और ये कितना हो जाएगा 10 की पावर कितना हो जाएगा माइनस का 8 हो जाएगा, ठीक। अच्छा अब इसको ऊपर लेकर के जाओ, मैं यहाँ पर हटा दे रहा हूँ, ये वाला जो यहाँ से निकाले थे इसको हटा दे रहा हूँ। इसको हटा दे रहा हूँ। अब देखिए तो यहाँ पर क्या है हमारे पास 3.17 माइनस का यहाँ पर कितना 0.059 अपान का 2, और log 10 बेस ये कितना है 1.3 दिया था, इसको ऊपर लेकर के जाओ, एक कट गए, और 10 के पावर प्लस का 7 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 10 के पावर प्लस का 7 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब तुम्हें क्या करना होगा, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, तो एक काम करते हैं इसको और काट देते हैं, यहाँ पर कितना हो जाएगा 3.17 माइनस का 0.0, इसको काट दो, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 0.0, तो दूनी 4 ये हो जाएगा, 2 दूनी 4 ये हो गया, एक बचा 2 अट्ठे 16, दूना 18 9 आ जाएगा, फिर एक बचा 2 पंचे 10, ये आ जाएगा, ठीक। अच्छा एक काम करो, अब इसको सॉल्व कैसे करो, लॉग मल्टीप्लाई है ना, log a प्लस b से सॉल्व कर दो। आओ कैसे करोगे, यहाँ पर करोगे log 10 बेस और a प्लस बी यानी 1.3 और प्लस का log 10 बेस और 10 के पावर क्या कर दो 7। अच्छा 3.17 माइनस का 0.0295 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, अब इसका वैल्यू पता होना चाहिए तुम्हें, 1.3 का वैल्यू लगभग कितना हो जाएगा, 1.3 का लगाइए, अनुमान कितना हो जाएगा भाई, 2 का है 0.3010 और 1.3 का कितना हो जाएगा, 0 पॉइंट में होगा कुछ, देख लो लॉग की वैल्यू। अरे भाई चलो मैं ही रखता हूँ, अनुमान ही रख लेता हूँ, यहाँ पर तो दिया नहीं है, क्या नहीं दिया, यहाँ डायरेक्ट उड़ा रखा है। आओ डायरेक्ट करते हैं, यहाँ पर करते हैं कुछ रख करके, log 1.3 का 2 का है हमारे पास 0.3010 है, ठीक है 0.30 है, तो मेरे पास कितना हो जाएगा, एक से ऊपर है, एक का तो 0 हो जाता है, आधा कर दो इसको तो ये पहुंच जाएगा कितना 1.5 15 में पहुंच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना पहुंच जाएगा 0.15 ये आ गया, 0.12 11 कर दे रहे हैं कुछ, 0.12 और करीब कर देना, ठीक है, इतने करीब कर देना।
हाँ ठीक है, 12 13 का इधर लगभग आएगा, उसके करीब फिक्स नहीं आ पाएगा। तो 0 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर कितना, ये कितना आ जाएगा, इसको आगे लाओगे, इसको आगे लाओगे और log 10 का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अरे भाई इसको आगे लाओगे, log 10 का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और इधर 3.17 माइनस का 0.0295 और इसको ऐड करो, ऐड करो, ऐड करने पर पूरा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 7.12 करके हो जाएगा, ठीक है। अच्छा फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3.17 माइनस का मल्टीप्लाई करके दो, खट से दो, मुझे मल्टीप्लाई करके दो जल्दी, ठीक। आओ मैं ही करता हूँ फिर मल्टीप्लाई। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0.0259 0.0295 मल्टीप्लाई 7.12, ठीक। अच्छा अच्छा देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 2 10 की 0 हासिल 1 हो गया, मैं खुद कर दे रहा हूँ, 5 2 10 की 0 हासिल 1 हो जाएगा, 9 2 18 18 1 19 19 के 9 हासिल 1 हो जाएगा, ठीक है। और 2 4 4 1 5 हो जाएगा, ठीक। ओके यहाँ पर 0 0 हटाओ उसको, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 2 हो जाएगा इधर, फिर कितना हो जाएगा, 7 5 35 5 हासिल 3 हो जाएगा, ठीक है। और 9 7 63 और 63 64 65 66 66 6 हो जाएगा, 6 बचा, ठीक है। अच्छा 2 7 2 14 और 14 6 14 6 18 ये हो जाएगा, 0 14 के 4, ठीक। और फिर 9 5 14 14 5 19 और 19 1 20 की 0 हासिल 2 हो जाएगा, ठीक है। 6 2 8 8 2 10 0 हासिल 1 हो जाएगा, ठीक। अच्छा 8 1 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, कितना 0.2 यहाँ और 2 2 4 यहाँ, 4 2 6 2 2 4 2 6 यानी 0.19 0.19, ठीक है। कितने करीब आ रहा है, 0.19 के करीब यहाँ पर आ रहा है, 0.19 के करीब, ठीक। अच्छा अब इसको माइनस कर लो, माइनस कर लो, तो यहाँ पर 17 और यहाँ पर 0.19, ठीक है, ये किया, ठीक। अच्छा अब ये नहीं जा रहा है इसमें, तो कितना करोगे, 17 17 में 9 गया, कितना बच जाएगा यहाँ पर, 8 बच जाएगा, यहाँ पर बच गया कितना, 0, इसको इधर पर हो जाएगा 9 2.98, यहाँ पर कितना आ रहा है, 2.96 बताया था, कितना आ गया, 2.98, हमारा मान क्या आ रहा है, 2.98। तो ये इसकी जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू हमारे पास ई सेल की जो वैल्यू है, ई सेल की वैल्यू वो लगभग लगभग हमारे पास कितना आ गई, 2.98 आ गई। और वहां पर एग्जैक्ट वैल्यू क्या आ रही है, एग्जैक्ट वैल्यू क्या आ रही है, 96 आ रही है, ठीक है, उसके करीब है। हमने पहले बताया था, एक अनुमान ही लिया था हमने लॉग, इसकी लॉग 1.3 की वैल्यू अनुमान लिया था, इसलिए उसके करीब है आ रहा है आंसर, ठीक। हाँ हो गया। अब एक काम करते हैं, अब ये नर्स इक्वेशन को किसके साम स्थिरांक के शब्दों में करते हैं, नर्स इक्वेशन को साम स्थिरांक के शब्द, नर्स इक्वेशन साम स्थिरांक के शब्दों में। नेक्स्ट साम स्थिरांक के शब्दों में, शब्दों में बोलो या पदों में, ठीक है। हाँ तो क्या बोले, नर्स समीकरण, नर्स समीकरण, नर्स समीकरण साम स्थिरांक के शब्दों में, नर्स समीकरण साम स्थिरांक के शब्दों में। आओ कैसे करेंगे, कैसे करेंगे आइए देखते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास कोई रिएक्शन साम स्थिति पर है, माना माना कोई कोई सेल रिएक्शन, कोई सेल रिएक्शन साम स्थिति पर है, स्थिति पर है,
साम्य स्थिति पर है। माना कोई रिएक्शन कैसी है, साम्य स्थिति पर है, ठीक, साम्य मतलब इक्विलिब्रियम में। सुनिए, जैसे एक मैं अपन लोग क्या ले लेता हूँ, एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। इसमें मान लेता हूँ कि मेरे पास क्या है, कोई ए है जो जा रहा है में, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिसका क्या हो रहा है, ए क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसका ऑक्सीडेशन होकर के क्या बनाएगा हमारे पास, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन के दौरान हमारे पास एन इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर बन ई इलेक्ट्रॉन, ठीक। दूसरा हमारे पास कोई बी है, बी एन प्लस रखे बैठा हुआ, तो इसने क्या कर दिया, एन इलेक्ट्रॉन लिया, यानी क्या हो जाएगा, इधर रिडक्शन हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। और क्या बना लिया इसने, यहाँ पर बना लिया बी सॉलिड और यहाँ पर बी सॉलिड है, ठीक, ओके। अब इनको इन फर्स्ट, ये क्वेश्चन सेकंड, दोनों को ऐड करो तो क्या आ जाएगा, ए सॉलिड और यहाँ पर क्या है, बी एन, ये क्या है, इक्वस में है। और ये देखो, ये इलेक्ट्रॉन हो जाएगा ए एन, ये क्या है में, इक्वस में, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस का बी सॉलिड में। अच्छा, मान लेते हैं ये केमिकल रिएक्शन काहे में है, साम्यावस्था की स्थिति पर, काहे में है, साम्यावस्था पर। तो जो रिएक्शन कोएफिशिएंट के लिखते, वो क्यों लिखते थे, उसकी जगह आप लिखेंगे के। क्या लिखेंगे, के। सुनिए, अब यहां पर जो लिखते थे क्या, प्रोडक्ट, यानी यहां पर लिखते हैं ए एन प्लस और अपान का ये क्या लिखेंगे, बी, यहां पर प्लस बी एन प्लस, ठीक, ये सॉलिड, ठीक है, ये प्रोडक्ट अपान रिएक्टेंट, ठीक। साम्यावस्था की स्थिति पर जो रिएक्शन कोएफिशिएंट था, क्या बोलते हैं, रिएक्शन कोएफिशिएंट था, उसी को बोल देते हैं के, उसी को क्या बोलते थे, के। आपने कंसंट्रेशन ले रखा तो इधर लिखना पड़ेगा केसी, क्या लिखना पड़ेगा, केसी। और अगर जो आपने पार्शियल प्रेशर ले रखा तो उसको क्या बोलोगे, केपी बोलोगे। टर्म ले रखा तो क्या बोलोगे, केपी बोलोगे इसी को। यदि यदि पार्शियल प्रेशर के टर्म लिया, ये देखो, ये किसके टर्म में है, कंसंट्रेशन के टर्म में, कंसंट्रेशन हो, ट्रेशन हो, कंसंट्रेशन हो तो क्या लिखोगे, केसी। ये क्या है, रिएक्शन कोएफिशिएंट, नहीं, रिएक्शन कांस्टेंट क्या बोलते हैं इसको, केसी क्या है, रिएक्शन कांस्टेंट, ठीक है, रिएक्शन कांस्टेंट। अगर जो पार्शियल प्रेशर के टर्म दिए हो तो क्या करोगे, यदि पार्शियल प्रेशर के टर्म दिए गए हो, यदि कंसंट्रेशन, आंशिक टाइप जिसको बोलते हैं, पार्शियल प्रेशर के शब्दों में हो, यदि प्रेशर पार्शियल प्रेशर के शब्दों में हो, यदि कंसंट्रेशन पार्शियल प्रेशर के शब्दों में हो, तो क्या लिखोगे आप लोग, इसी केसी को क्या लिखोगे, केपी करके लिखोगे, केपी। अब यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ए आएगा और यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ पी आएगा, कहानी पलट जाएगी। यानी क्या लिखोगे, जो के था, केसी था, अब लिखोगे केपी। केपी के लिए क्या लिखोगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए अपान का पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, ये लिखोगे, ठीक है। अच्छा, अगर जो तुम्हारे पास कंसंट्रेशन काहे में दिए गए, मोलर रोलर में दी गई है, यानी कि सांद्रता काहे में, मोलरिटी में दी गई है, तो आपको केसी आएगा, इसको बोलते हैं रिएक्शन कांस्टेंट, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ए प्रोडक्ट अपान का रिएक्टेंट, यहाँ पर मोलर में रखना है, मोलरिटी में रखना है। अगर यदि तुम्हारे पास जो कंसंट्रेशन है वो काहे में दी गई है, पार्शियल प्रेशर में दी गई है, तो क्या लिखोगे, यहाँ पर केपी आ जाएगा। तो क्या लिखना पड़ेगा, पार्शियल प्रेशर ए अपान का पार्शियल प्रेशर बी, आओ अब उसी को लेकर के आते हैं, इस सेल को लेकर के आते हैं, इसको मैं थोड़ा और ऊपर रख देता हूँ। यहाँ पर क्या आ जाएगा, के पी बराबर का पार्शियल प्रेशर ऑफ ए अपान का पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, ऐसा लिख सकता हूं, ठीक है। अच्छा, ठीक, अब देखिए नर समीकरण में आइए, यहां पर क्या होगा, ई सेल बराबर का ई नॉट सेल माइनस यहाँ पर 0.059 अपान n, 0.059 log 10 बेस
Q अपान का N, जो ये लिखते थे, तो अब ये Q की जगह में क्या लिखेंगे, साम्यावस्था की स्थिति पर अपन लोग लिखेंगे KC। क्या लिखेंगे, KC। तो यानी क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, क्या लिखेंगे, KC। लेकिन एक बात और ध्यान दो, एक बात और ध्यान दो, साम्यावस्था की स्थिति पर क्या बोले, साम्यावस्था में एट इक्रूबिया, एट इक्यूब्रिलिया, ठीक है, एट इक्रूब्रिलिया, एट इक्रूब्रिलिया। ठीक, अब सुनो, यहां पर हमारे पास जो ई सेल का मान है, ई सेल का मान है, ये क्या होता है, जीरो होगा। क्या होगा, साम्यावस्था की स्थिति पर ई सेल का मान जीरो होगा, ना कि ई नॉट सेल का मान जीरो होगा। ई सेल का मान जीरो होगा, ये जीरो होगा, जबकि ये जीरो नहीं होगा। ठीक है, साम्यावस्था की स्थिति पर। और जो क्यू है, तो अब लिखोगे उसको केसी लिखोगे। क्या लिखोगे, केसी। अब सुनो, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, जीरो। तो अब ये आ गया क्या, जीरो आ गया। फिर यहाँ पर क्या लिखोगे, ई नॉट सेल। क्या लिखोगे, ई नॉट सेल माइनस का 0.059। अच्छा, यहाँ पर क्या लिखोगे, लॉग 10 बेस। अब लिखोगे केसी अपान का, और यहाँ पर लिखोगे एन। इसको पलटा लो इधर की तरफ, तो क्या आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ई नॉट सेल सेल बराबर का 0.059 और लॉग 10 बेस केसी अपान का यन। ये आ गया केसी के शब्दों में। मुझे मान लेता केपी के शब्दों में लेना, तो क्या करोगे, केपी के शब्दों में लेना तो क्या करोगे, तो यहाँ पर केपी की, यहाँ केसी की जगह में क्या आ जाएगा, केपी आ जाएगा। बाकी सब कंडीशन वही है, केपी के पदों में मान लेते हैं। तो ई नॉट सेल क्या आ जाएगा, ई नॉट सेल बराबर क्या आ जाएगा, 0.059 और लॉग 10 बेस अपान का यन, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, केपी आ जाएगा। केपी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, केपी आ जाएगा। ठीक, ओके, हो गया। तो ये हमारे पास आ गया काहे में, ये हमारे पास आ गया, किस में आ गया हमारे पास, केसी के शब्दों में आ गया। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया गया है, झट से इस क्वेश्चन को कर देते हैं। नीचे दिया गया है, ये दिया गया है 3.2 करके। ठीक, ये साम्यावस्था की स्थिति पर क्या होता है, जो क्यू था वो काहे में कन्वर्ट हो जाता है, केसी में कन्वर्ट हो जाता है। यदि पार्शियल प्रेशर ले रखा है तो केपी बना लेगा। ठीक है, और साम्यावस्था की स्थिति पर हमारे पास ई सेल का मान जीरो हो जाता है, ना कि ई नॉट सेल का, और क्यू का हो जाता है, क्यू केसी में हो जाएगा। अगर पार्शियल प्रेशर है तो उसको केपी रख दो। साम्यावस्था पढ़ा नहीं है, इक्रूबिया पढ़ा नहीं गेरा में, तो थोड़ी सी दिक्कत तो होगी। आइए अब क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन है, एग्जाम्पल का है, एनसीईआरटी 3.2। ठीक, अच्छा, कह रहा निम्नलिखित अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक परिकलित कीजिए। और ठीक है, कर देंगे भाई। क्या है, Cu सॉलिड है प्लस का, यहाँ पर क्या दिया है, 2Ag इक्वस में, क्या है 2Ag इक्वस में, और हमारे पास यहाँ पर Cu 2 प्लस का है में इक्वस में, और यहाँ पर 2Ag सॉलिड में, 2Ag सॉलिड में। ठीक, अच्छा, इसका ई नोट सेल का मान दिए रखा है, ई नोट सेल का मान दे रखा है, कितना दे रखा है, कितना दे रखा है, ये दे रखा है 0.46 वोल्ट, 0.46 वोल्ट। हमसे पूछ लो इन्होंने, केसी बराबर का पूछ लिया। ठीक, आओ, तो हमने अभी भी क्या निकाला है, अभी निकाला है हमने फार्मूला, सूत्र क्या निकाला है, नोट सेल बराबर का, ई नोट सेल बराबर का 0.059 लॉग 10 बेस केसी अपान का एन। अच्छा, अभी ये केमिकल रिएक्शन पढ़े हो, इसके लिए यन अभी निकाला कि नहीं निकाला, बोलो कितना निकलता था, दो
n का मान क्या निकाला था, अभी अभी किए हैं, ठीक है। कितना निकलता था इलेक्ट्रॉन, 2 निकलता था, ठीक है। अच्छा n का मान कितना निकलता था, 2, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा इसका मान कितना है, 0.46, अच्छा बराबर का, अच्छा इसको डायरेक्ट उठाओ, इसको इधर ले आओ, कितनी वैल्यू इसकी, 2 है। अच्छा ये क्या हो जाएगा, 0.059 log 10 बेस, और क्या हो जाएगा, केसी, ठीक, केसी। अच्छा अब देखो इसका मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यहाँ पर रख लेते हैं 0 पॉइंट और मल्टीप्लाई करते हैं कि डायरेक्ट उठा दें, तक कोई बात नहीं, कर देते हैं, कर डायरेक्ट यहाँ पर इसको नीचे फेंक देते हैं, 0.46 मल्टीप्लाई 2 अपान कर, इसको नीचे फेंक देते हैं, 0.059 इक्वल टू, यहाँ पर क्या लिख देते हैं, log 10 बेस और केसी हो जाएगा, ठीक। अच्छा log 10 बेस केसी हो जाएगा, ठीक। अच्छा अब इसको सोल्व किया जाए भाई, तभी तो बात बनेगी। इसको सोल्व करने पर कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 15.6 आएगा, इसको सोल्व करने पर, सोल्व करो भाई लो, 15.6 आएगा। अरे भाई इसका मल्टीप्लाई कर दो और ये कर दो, 15.6 आएगा, इसके आगे बताता हूं मैं क्या करना है, क्लियर है। इसका मल्टीप्लाई कर दो, इसका डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 15 दशमलव कितना आ जाएगा, 6 वोल्ट आ जाएगा, 6 वोल्ट आ जाएगा। लेकिन रुको भाई, रुको, अभी नहीं गड़बड़ी मचाना, log 10 बेस, अभी एंटी लॉग लेना पड़ेगा, अभी कहा सो रहे, एंटी लॉग लेना पड़ेगा, ठीक है। ये आ गया, इसको सोल्व करने पर कितना आएगा, 15.6। अब दोनों तरफ क्या लो, एंटी लॉग लो, क्या लो, एंटी लॉग। अच्छा एंटी लॉग क्या हो जाएगा, 15.6 बराबर का एंटी लॉग, और ये क्या हमारे पास log 10 बेस केसी। अब सुन लो, एंटी लॉग और लॉग दोनों कट जाया करते हैं, एंटी लॉग और लॉग दोनों कट जाया करते हैं, एंटी लॉग और लॉग दोनों कट जाया करते हैं। अब सुनो, एंटी लॉग को हम लिख सकते हैं 10 की पावर में, अगर जो एंटी लॉग को हटाना है तो हम लिख सकते हैं इसको क्या क्या, यानी कि अब बचा इधर, क्या बचा इधर, तो सिर्फ केसी बचा, इसको लिख सकते हैं 10 की पावर में, एंटी लॉग को जो ये पूरा है इसको लिख सकते हैं 10 की पावर में प्लस का लिख सकते हैं 15.6, क्या लिख सकते हैं, 15.6 लिख सकते हैं। अब माटर तो हमें यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आ रहा, अब ये कैसे सॉल्व करें, आओ यहाँ पर क्या करना है, केसी बराबर लिखना है 10 की पावर 15, इसको कुछ ऐसे एडजस्ट करो कि इतना आ जाए जोड़ने में, ठीक है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 15 और प्लस का 0.6 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, बोलो लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अच्छा हाँ अब बताओ इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है केसी बराबर का 10 के पावर 15 और प्लस का 10 के पावर 0.6, ये है इसका मतलब, ये इसका दोनों के पावर आ है इसका मतलब, ठीक है। अच्छा तो ये तो ठीक है। अब तुम ये देखिए कि 0.60 या 0.6 के करीब या 0.6 के करीब किसकी वैल्यू आती है, log 1 की वैल्यू आती है, log 1 की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, log 2 की वैल्यू कितनी हो जाती है, log 2 की वैल्यू कितनी हो जाती 30-10, ठीक है। log 4 की वैल्यू कितनी हो जाती है, अच्छा log 4 की वैल्यू आ जाएगी 60 से, हाँ बिल्कुल, log 4 की वैल्यू कितनी आ जाती है, ये 60 से आ जाएगी, 60-20 करके आ जाएगी, है ना। तो मैं 4 से उठा सकता हूँ, हाँ। और log 3 की वैल्यू कितनी होती है, 0.47 करके, अरे भाई log 2 की वैल्यू कितनी हो, 0.30 होती है ना। log याद रखना वैल्यू भाई, 3 की वैल्यू का तो 0.47 करके होती है, ठीक है ना। आगे और तो log 10 की वैल्यू, कितना 4 की वैल्यू कितनी होती है, 0 कितनी होती है, 60-20 करके होती है, ठीक है। अच्छा log 5 की वैल्यू इसी तरह आगे बढ़ते चले जाना है। अच्छा तो मुझे ये करीब किसके करीब आ रहा है, 0.60, यानी कि log 4 की वैल्यू के करीब आ रहा है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ 4, यानी कि केसी बराबर क्या लिख दूंगा, 4 × 10 के पावर 15, ये आ गया केसी का मान, ठीक, ये आ गया केसी का मान। अब यहाँ पर आंसर क्या आया है, 3.92 × 10 के पावर 15, अरे भाई उसी के करीब तो है, अब आप एक तो यह तो काम करो, ऐसा एग्जैक्ट करके निकालो पूरी की पूरी वैल्यू रख के, है ना। हमने एक अनुमानी ले लिया, 4 ले लिया, हमारा आ गया उत्तर, और क्या करें, ठीक। अब बात करेंगे हम लोग वैद्युत अपघटनी सेल की चालकता के ऊपर।
इनके कंडक्टेंस को लेकर के बात करेंगे। पहले पूरा खत्म कर दिया जाए, कंडक्टेंस के ऊपर बात करेंगे, फिर लास्ट में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। कोई कुछ नहीं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। हो गया? मैं देखूं आगे क्या पढ़ाना, अगली हेडिंग करें। बदो अपनी सेल की चालकता और ठीक है, प्रबल कोलराउस नियम करके आ जाएगा यहाँ, ये इम्पोर्टेंट है, फिर अपन लोग पढ़ेंगे। हाँ, हो गया। तो ये तो हमारे पास कौन सा हो जाएगा, हो गया भाई सभी का? यस, देख रहा हूँ मुझे अगला टॉपिक कौन सा लेना है। नर्स समीकरण हो गया ये। पहले अपन को इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ा देना चाहिए इसकी चालकता से पहले, कंडक्टेंस पहले, ये गड़बड़ हो जाएगा फिर। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, एक काम करते हैं पहले इलेक्ट्रोलाइटिक सेल निपटा देते हैं, खत्म कर देते हैं इसको। सी SRP एक काम करो, पहले अपन लोग ये खत्म कर लेते हैं, छोटा टॉपिक है सी करके जिसे बोलते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड करके, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड करके इसको खत्म कर लेते हैं। ठीक है, इसी का उपयोग किया जाता है किसका, जो हमारे पास अननोन कोई मेटल है उसका SRP ज्ञात करने के लिए। ठीक है, अननोन कोई मेटल है उसका SRP ज्ञात करने के लिए। आओ खट से ऐसा क्या, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड खत्म करते हैं, ज्यादा कुछ नहीं है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की सहायता से कोई अननोन जो मेटल है उसका अपन लोग क्या SRP ज्ञात करने के लिए, अननोन मेटल का SRP ज्ञात करने के लिए उपयोग में लाते हैं उसको। ठीक, हाँ, कोई इलेक्ट्रोड है कॉपर का बना हुआ है जैसे, तो इसका SRP कितना होगा, तो किसकी सहायता से निकाल लेते हैं अपन लोग, सी की सहायता से अपन लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, ठीक, आओ। अच्छा, यहां पर पढ़ना हमें सी पढ़ना है, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड अच्छा, अब सुनो, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की जरूरत क्यों, भाई देखो, जैसे आप लोग कह देते थे कि कॉपर का SRP, कॉपर का Cu2+ है, और बोले इसका SRP जो है, SRP बोले का 0 कुछ भी ऐसे रख देते रैंडम, ठीक है, इतना वोल्ट है ऐसा करके। ठीक है भाई, तुम ये बताओ ये वैल्यू लाए कहां से हो निकाल के, ये तो बताओ हमें। आप लोग रख देते हो क्या जिंक का Zn2+, बोले इसका SRP जो दिया है इसको बोल देते हैं SRP कितना 0.85 वोल्ट है ना, बोले माइनस का 0.85 वोल्ट है ऐसा। हम तुमसे पूछ रहे हैं लाए कहां से हो, ये तो बताओ। SRP मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ये लाए कहां से हो तुम, ये कौन निकाल के देता हमें, ये निकाल के देता सी। हम सी की मदद से इनको फाइंड आउट कर पाते हैं, हम सी की मदद से हम कहा इनके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निकाल सकते हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकाल सकते हैं। किसी सेल का EMF भी निकाल सकते हैं, किसकी सहायता से, सी की सहायता से। हमें सी की सहायता से किसी सेल का अननोन सेल है उसका हमें EMF निकालना है तो हम सी की सहायता से निकाल सकते हैं। ठीक है,
आप समझे कि हमने ये जान लिया कि सी का उपयोग क्यों, सी क्यों आया, ठीक है। अब जान लेते हैं कि आखिर सी होता क्या है, सी कैसे बनता है, ठीक है, सी दिखता किस तरह का। आओ, सी कैसे काम करता है, देखो ये काम करता है, कार्य कैसे करता है, कार्य किस कंडीशन में करता है, कंडीशन क्या है इसके कार्य करने की, कंडीशन क्या है, ठीक, कंडीशन क्या है, ये टेम्परेचर, इसको टेम्परेचर कितना रखा जाता है, 298 केल्विन रखा जाता है, ठीक है। प्रेशर कहाँ रखा जाता है भाई, प्रेशर, प्रेशर प्रेशर कितना रखा जाता है, पी रखा जाता है 1 atm, ये 1 बार बोल लो, करीब करीब, ये करीब करीब क्या बोल सकते हो, 1 बार, ठीक है, 1 बार बोल, ठीक। इसके बाद हमारे पास कंसंट्रेशन कितनी रखना है, कंसंट्रेशन, ठीक है, कंसंट्रेशन सी कितना रखना भाई, यहाँ पर रखना 1 मोलर, कितना रखना है, 1 मोलर रखना, ठीक है। अच्छा, ये किसके द्वारा निर्धारित किया गया है, ये निर्धारित किया गया है आईपीएसी के द्वारा, किसके द्वारा निर्धारित किया गया है, सभी IUPAC के द्वारा निर्धारित किया गया। हाँ, ये आईपीएसी केवल नेम बस नहीं देती है, सुन लेना। हाँ, सोच रहे मात्रा अभी तक सोच रहे थे कि नाम है बसा देती, इंडियन यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये केवल नाम देने का बस काम नहीं करती है, ये का यहाँ पर जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो माना गया है, वो ये इस तरह की जो चीजों को, जो मानक चीजें हैं, वो सब कौन काम करती है केमिस्ट्री के ऊपर, ये आईपीएसी ही उसके ऊपर काम करता है, आईपीएसी ही उसके ऊपर काम करता है, ठीक है। हाँ, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ही उसके ऊपर कार्य करता है, ठीक है। हाँ, आईपीएसी नाम देकर बस काम नहीं करता है, ठीक है, इसके अलावा भी कार्य है, जैसे ये डिसाइड करना, ठीक। अच्छा, अब सुनो, अब इसमें होता क्या क्या है, इसमें हाइड्रोजन गैस का क्या होता है, इलेक्ट्रोड बना होता है। अच्छा, गैस का इलेक्ट्रोड, बिल्कुल गैस का इलेक्ट्रोड, हाँ हाँ बिल्कुल गैस का इलेक्ट्रोड बना होता है। अच्छा, तो ये हटा दे, हाँ हटा दे। अब देखो लेते कैसे हैं, ये हमने कंडीशन मान ली कि ये कंडीशन पर ये काम करेगा, किसके द्वारा निर्धारित किया गया है, ये आईपीएसी के द्वारा निर्धारित किया गया है, ठीक है। होता कैसा है, देखो हाइड्रोजन गैस का क्या बनाया जाता है, इलेक्ट्रोड बनाया जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें हाइड्रोजन यानी H2 गैस का इलेक्ट्रोड बनाया जाता है, रोड बनाया जाता है, ठीक है, हाइड्रोजन गैस का इलेक्ट्रोड बनाया जाता है। दूसरा नंबर, अच्छा तुम्हें क्या बताए थे, जाहे का इलेक्ट्रोड हो उसी के सोल्यूशन में इसको डिप करना, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस का, अब इसमें क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस का इलेक्ट्रोड, इसमें क्या भरेंगे, अब हम लोग हाइड्रोजन गैस का उपयोग करेंगे, हाइड्रोजन गैस के उपयोग से, इसका H2 के उपयोग से, ठीक है। अच्छा, अब देखेंगे कैसे बनाना, फिर इसे क्या करना है, एसिडिक सोल्यूशन में इसको डिप करना है, जिससे हाइड्रोजन H+ मिलते रहे, इसे एसिडिक सॉल्यूशन में डिप करना है, डिप मतलब डुबाना है। आओ अब बना करके देखते हैं कैसे होता है। यहाँ तक आ जाएगा उसे, ठीक। देखिए ये हमारे पास क्या है, एक कंटेनर है, ये क्या कंटेनर है, मार्कर लगेगा, ये हमारे पास क्या है, ठीक। और कंटेनर में हमने ये कवर बना दिया इसे, ठीक है, ये कवर बना दिया, ठीक, ऐसा ये बना दिया कवर, ठीक, ऐसा। यहां पर हमने कोई एसिडिक सॉल्यूशन भर दिया, यहां पर कैसा भर दिया, एसिडिक सॉल्यूशन भर दिया, एसिडिक सॉल्यूशन भर दिया, एसिडिक सॉल्यूशन भर दिया, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर अपन लोगों को क्या करना है, यहां से हाइड्रोजन गैस भर देना है, H2 गैस, यहां से क्या करोगे आप लोग, H2 गैस यहां भर दोगे, ठीक है, ये H2 गैस भर दोगे। अब अगला काम क्या करना है, आपको यहां से एक वायर लेना है, आपको यहां से एक वायर और लेकर के नीचे पहुंचे, और यहां पर हमारे पास प्लेटिनम जैसे धातुओं को, यहां पर प्लेटिनम जैसे धातुओं की कोटेड प्लेट यहां पर लगा देना, ऐसे यहां पर पीटी। अब पीटी काहे ले रहे हैं भाई,
पीटी हाइड्रोजन को एडजॉर्ब कर लेता है, पीटी हाइड्रोजन को, पीटी हो गया, पीडी हो गया, प्लेटिनम प्लेटिनम, ये हाइड्रोजन को एडजॉर्ब कर लेते हैं, चिपका लेते हैं अपनी सतह पर, हाइड्रोजन को अपनी सतह पर चिपका लेते हैं। ठीक है, तो ये लो भाई चिपका लिया इसने, ये लीजिए। ठीक है, ऐसा इस क्या है हमारे पास, ये हमारे पास पीटी की कोटेड प्लेट, पीटी की कोटेड प्लेट, पीटी की क्या है, कोटेड प्लेट। अच्छा, यहाँ पर एसिडिक सॉल्यूशन दिया है, अच्छा एसिडिक सॉल्यूशन भरा है तो यहाँ पर क्या होगा, H+ तो होंगे ही होंगे, एसिडिक सॉल्यूशन भर रखा है तो यहाँ पर कैसा होगा, H+ होंगे। ठीक है, अच्छा हाँ, और ये क्या करेगा, पीटी जो है क्या करता है, हाइड्रोजन को एडजॉर्ब कर लेता है, H2 क्या कर देता है, ये पीटी H2 को एब्जॉर्ब नहीं, सरफेस केमिस्ट्री ध्यान देना, सरफेस केमिस्ट्री का है। ठीक है, सरफेस केमिस्ट्री में बताया जाता है एडजॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन। ठीक है, पीटी क्या है, मतलब ये क्या है, ये जो चिपक रहा है ना, इसकी बाहरी सतह पर मार्कर, ये क्या है, एब्जॉर्प्शन है। तो क्या एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है कि अंदर तक पूरे भाग में फैल जाए, और एडजॉर्प्शन का मतलब उसकी बाहरी सतह पर रखा है, ये मार्कर की बाहरी सतह पर तो रखा है मार्कर की, तो क्या एडजॉर्प्शन, तो क्या करेगा ये H2 को एडजॉर्ब करेगा, जॉर्ब करेगा अच्छा, ये कितने प्रेशर पर, 1 atm पर, 1 atm, हाइड्रोजन गैस 1 atm पर रखना। ठीक, अच्छा क्लियर, हाँ ये यहां से निकल तैयार हो गया तुम्हारे पास स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये बन के तैयार हुआ है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, ये बन करके तैयार हो गया स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्या क्या होता है इसमें, एक ट्यूब होती है, ये ट्यूब है, इसमें 1 atm पर गैस, और यहाँ पर एक प्लेटिनम कोटेड प्लेट और इससे जो है एक वायर कनेक्ट करे होते हैं के लिए। यहाँ पर कैसा भरा जाता है, एसिडिक सॉल्यूशन भरा जाता है, एसिडिक सॉल्यूशन ताकि H+ मिल सके, और ये जो प्लेटिनम ये क्या करता है हमारे पास, H2 को एडजॉर्ब कर लेता है अपनी सतह पर। ठीक है, अच्छा अब बात आती है कि इसके SRP और SOP क्या होते हैं। ठीक है, अब सुनो सुनो, अब जो इस इलेक्ट्रोड का SRP है, इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है बराबर का, या माइनस का है इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन क्या है, इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बराबर का माइनस का इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, कितने के बराबर होता है, 0.00 वोल्ट होता है। कमाल की बात यह है कि चाहे हाइड्रोजन यानी कि सी का स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, चाहे आप SRP कैलकुलेट करो चाहे SOP कैलकुलेट करो, वो कितना होता है, 0 0 होता है। कितना होता है, 0। इसको माना गया है, इसने IPSC ने इसको कि हम इसको क्या कर लेते हैं, 0.00 वोल्ट माने ले रहे हैं, किसका, SRP हुआ SOP, चाहे वो SRP हो चाहे SOP हो, इसका हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का चाहे वो SRP हो चाहे SOP हो, हम कितना 0 0 माने ले रहे हैं, और बगल में किसी के चिपका देंगे, वो जितनी वैल्यू बताएगा, ये तो इसका तो 0 है, जितनी वो वैल्यू बताएगा उसका क्या आ जाएगा, EMF आ जाएगा। ऐसा काम किया है, ऐसा वो इसने IPSC ने। ठीक है, ओके, पीटी की कोटित प्लेट हाइड्रोजन को क्या करेगा, एडजॉर्ब करेगा। ठीक है, अच्छा अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, अब आती है इसके बाद रिप्रेजेंट करने की, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, आइए हटा दें हाँ, पीटी को अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा। ठीक है, अच्छा अब सुनो, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो है जाहे का इलेक्ट्रोड, मतलब जिसका पीटी लिए थे, जिसके प्लेट बनाए थे, वो आपको यहाँ रख देना, रख दिया पीटी, एक ऐसे आप बार खींचना। इसके बाद आपको लिखना है कि इलेक्ट्रोड भाई क्या बनाया था, हाइड्रोजन गैस का, क्या हाइड्रोजन H2 गैस थी, काय में 1 atm पर थी, 1 atm, इसका हाइड्रोजन गैस का प्रेशर कितना था, 1 atm था। फिर यहाँ पर आपको क्या लिखना है, कंसंट्रेशन लिखना है, कंसंट्रेशन किसका लिखना है, H+ आयन का, क्या लिखना है, कंसंट्रेशन, वो भी काय में, मोलरिटी में, वो भी कितना रहेगा, 1 मोलर रहेगा, स्टैंडर्ड कंडीशन में कितना रहेगा, 1 मोलर रहेगा। तो इस तरह करके आपके पास क्या है, रिप्रेजेंटेशन है, इस तरह का है आपके पास क्या है, रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, क्लियर, हाँ तो यह क्या है, H2 गैस होगी, और यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, कंसंट्रेशन, वो भी क्या रहेगा, पीटी क्या है, वो जो कोटेड प्लेट थी, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस जो इलेक्ट्रॉन
करी गई थी। H प्लस क्या है वो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में ये कितना रहेगा 1 मोलर रहेगा, ठीक है 1 मोलर रहेगा, क्लियर है। हाँ और कैसा ये इक्वस कंडीशन पर, इक्वस कंडीशन पर, ठीक है इक्वस कंडीशन पर, ओके। हाँ ये हो गया रिप्रेजेंटेशन। हो गया भाई, आगे। अच्छा अब देखिए इसका काम आखिर जो है सी की सहायता से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे ज्ञात करते हैं। मैं सिर्फ एक का बता दे रहा हूँ, सिर्फ एक का बता दे रहा हूँ कैसे। जैसे बताया ना कि कोई अननोन इलेक्ट्रोड है उसका ईएमएफ ज्ञात करना है, उसका एसआरपी ज्ञात करना है, एसआरपी ज्ञात करना तो कैसे ज्ञात करते हैं। अब एक का बता देना, सिर्फ सी की मदद से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्ञात करना, सिर्फ एक बता दे रहे हैं। सी यानी SHE, सी की सहायता से एसआरपी ज्ञात करना नहीं, हाँ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्ञात करना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना। ठीक, अच्छा आओ कैसे करना है, कैसे करना है। अब तुम्हें जिसका निकालना उसको रखना राइट साइड, है बाई तरफ, सदैव रखना बाई तरफ। मान लेते हैं कि तुम्हारे पास कोई कापर है, हाँ कापर है, सपोज मान लेते हैं कि ये मेरे पास क्या है, ये मान लेते हैं कापर इलेक्ट्रोड है, ये कापर इलेक्ट्रोड, ये लीजिए ये मेरे पास क्या है कापर इलेक्ट्रोड, Cu इलेक्ट्रोड, ठीक है Cu इलेक्ट्रोड। और यहां पर तुम्हें क्या बताए थे, जाए कर देना, इसको डुबा देना, डुबकी लगा देना। ये लीजिए काहे के सोल्यूशन में डुबकी लगा दिया, CuSO4 के सोल्यूशन में। अब हमें पता करना कि भाई इसका इलेक्ट्रोड का एसआरपी कितना है, एसआरपी कितना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, झट से बगल में अपने सी को लाना है, बगल में अपने सी को लाना है। ये ले आए भाई सी को, ठीक है। इसमें अपना पूरा सिस्टम बनाइए, पूरा सिस्टम बनाइए। बोले मास्टर साहब ये ऐसे था, है ना ऐसे था, फिर ये इधर कर देते इसका मुंह, यहाँ से गैस भर देंगे, ठीक है ऐसे ऐसे, ठीक है ऐसे। ठीक, अच्छा यहां से एक वायर लेकर के आओ, यहां से वायर लेकर के आओ और यहाँ पर एक कोटित प्लेट लगा दो, यहाँ पर सोल्यूशन भर दो, एसिडिक सोल्यूशन डाल दो, इधर क्या डाल दो, सोल्यूशन डाल दो इधर, ठीक है। यहाँ पर 1 एटीएम पर क्या भर दो, H2 गैस डाल दो, ठीक क्लियर, अच्छा ठीक है। हाँ ठीक है, गड़बड़ हुआ मैं अभी ठीक कर दे रहा हूँ, नेटवर्क प्रॉब्लम आई है मैं अभी ठीक कर दे रहा हूँ। अब ठीक हो जाएगा, ठीक हो गया होगा, हो गया होगा। आइए अब यहाँ पर क्या करना है, अब यहाँ से आपको कनेक्ट कर देना, इससे यहाँ से आपको कनेक्ट कर देना, यहाँ पर एक मान लो अमीटर लगा दीजिए, मीटर, अरे अमीटर क्या लगाओ, वोल्ट मीटर लगाओ, हमें वोल्टेज तो निकालना है, वोल्टेज तो निकालना है। यहाँ कनेक्ट कर दो किससे, यहाँ कनेक्ट कर दो किससे, ये जो इलेक्ट्रोड था, ये इलेक्ट्रोड। अच्छा आइए ये काम करेगा किसकी तरह, यहाँ पर देखो तुम्हें बताए थे राइट साइड क्या होता है, राइट साइड क्या होता है रिडक्शन, और लेफ्ट साइड क्या होता है ऑक्सीडेशन। राइट साइड क्या होता है, रिडक्शन होता है, सन होता है, और लेफ्ट साइड क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। यहाँ पर क्या होगा ऑक्सीडेशन, यहाँ पर क्या होगा ऑक्सीडेशन, ठीक है। राइट साइड ऑक्सीडेशन, राइट साइड रिडक्शन और लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन। अच्छा अब देखो, अब पहले क्या करते हैं ऑक्सीडेशन करते हैं, फर्स्ट नंबर ऑक्सीडेशन। अब सवाल यह है कि ऑक्सीडेशन होगा किसका, होगा किसका, यहाँ पर देखिए ये हाइड्रोजन गैस यहाँ H2O लिख दिए थे, यहाँ पर ये क्या है हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस यहाँ से आएगा और किस में चिपकता जाएगा, इधर प्लेटिनम में चिपकता जाएगा। अब हाइड्रोजन गैस का होगा क्या, हो गया होगा इसका ऑक्सीडेशन, यानी H2 गैस है इसका होगा ऑक्सीडेशन, तो क्या मिलेगा 2H प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, बढ़िया मस्त तरीके से क्या करेगा ऑक्सीडेशन में, 2H2 गैस का क्या होगा ऑक्सीडेशन, ये 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, टाइम कन्वर्ट हो जाएगा 2H प्लस में,
2H+ में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा फिर इसके बाद रिडक्शन की कहानी लिखिए, दूसरा नंबर रिडक्शन। रिडक्शन ठीक है, रिडक्शन में क्या करना है, रिडक्शन में आया ये ऑक्सीडेशन इधर वाले का, रिडक्शन इधर वाले का। अच्छा इसके लिए क्या लिखोगे, रिडक्शन के लिए ये आएगा बंदा क्या Cu2+, और ये क्या करेगा 2 इलेक्ट्रॉन को लेगा और क्या में कन्वर्ट हो जाएगा, Cu सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, Cu सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब बोले इसकी मात्रा साहब फुल रिएक्शन लिखने दो हमें, नहीं तो हमें मजा नहीं आएगी। बोले 2 इलेक्ट्रॉन कट गए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा H2 गैस, और यहाँ पर आगे नहीं अभी और बचा है इधर, यहाँ पर हमारे पास H2 गैस और यहाँ पर क्या हो जाएगा Cu2+, और ये क्या है इक्वस में है, और इधर क्या जाएगा टू एच प्लस वो भी इक्वस में, और यहाँ पर क्या है Cu सॉलिड। अच्छा अब बात आती है इसकी रिप्रेजेंट करने की, आओ रिप्रेजेंट कर देते हैं, रिप्रेजेंटेशन की बात आती है, आओ झटझट। या यहाँ पर दो, अच्छा मैंने यहाँ पर सॉल्ट ब्रिज नहीं बनाया, अभी सॉल्ट ब्रिज भी बनाएंगे, ऐसे ऐसे बना लेंगे, लो ये लो ये लो, है ना, ये लो सॉल्ट ब्रिज बन गया। ठीक, अच्छा आओ यहाँ पर क्या बना देंगे, सॉल्ट ब्रिज बना देंगे ऐसे, यहाँ पर सॉल्ट ब्रिज बना देंगे। यहाँ पर पूरी कहानी किसकी लिखना है, ऑक्सीडेशन की। यहाँ पर की पूरी कहानी किसकी लिखना है, रिडक्शन की। यहाँ पर पूरी कहानी ऑक्सीडेशन की, यहाँ पूरी कहानी रिडक्शन की। अब बताओ ऑक्सीडेशन में कौन है, ऑक्सीडेशन में कौन है, राइट साइड, गलती बोल गए, राइट साइड रिडक्शन की कहानी लिखना था, लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन की कहानी लिखना था, ऐसे तो है ना। अरे भाई ये दो ऐसे लाइन खींच दिया, ये किसको बताता है, मीटर ब्रिज, वो क्या बोलते हैं ब्रिज को बताता है, ठीक है, सॉल्ट ब्रिज को। इधर लिखना है राइट साइड रिडक्शन की कहानी, किसकी लिखना है, रिडक्शन की कहानी। और रिडक्शन का मतलब क्या लिखना, पूरी कहानी किसके बारे में लिखना है, कैथोड के बारे में। भाई राइट साइड में किसके बारे में लिखना है, कैथोड के बारे में, और लेफ्ट साइड में किसने लिखना है, एनोड के बारे में। किसके बारे में लिखना है, एनोड के बारे में। एनोड में क्या होता है, एनोड में क्या होता है, ऑक्सीडेशन। क्या होता है, ऑक्सीडेशन। एनोड में क्या होता है, ऑक्सीडेशन। दिखाई दे रहा, हाँ दिखाई दे रहा, चल जाएगा। यहाँ पर क्या होता है, एनोड में ऑक्सीडेशन, और ये यहाँ पर क्या, एनोड। ठीक है, यहाँ पर लिखना है एनोड की कहानी, यहाँ लिखना है कैथोड की कहानी। अब बोलो कैथोड में क्या हो रहा है, कैथोड में रिडक्शन हो रहा है, किसका, कापर का। तो क्या लिखोगे, कापर है भाई, क्या है, कापर कहाँ जा रहा है, कापर 2+ से कहाँ पर जा रहा है, ये कहे में इक्वस में है। ठीक है, कहाँ में जा रहा है, Cu सॉलिड में जा रहा है। ठीक है, कहाँ में जा रहा है, सॉलिड में। ठीक, ये इलेक्ट्रोड रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पर कहे में इक्वस में है। यहाँ पर पूरी कहानी किसके लिखोगे, ऑक्सीकरण के बारे में। ठीक है, अच्छा ध्यान देना, हमारे पास एक इंपॉर्टेंट बात है, ये जो C है तो ये किसकी तरह काम करता है, ये एनोड की तरह काम करता है, किसी भी सेल में एनोड की तरह काम करता है C। ठीक, अच्छा अब इधर क्या कैसे लिखना भाई, इधर तुम्हें क्या लिखना है, पहले तुम्हें यहाँ पर जस्ट कंसंट्रेशन लिखना है, H+ कंसंट्रेशन। ठीक है, H+ कंसंट्रेशन लिखना है, यानी कि इक्वस में रहेगा, वो भी कितना रहता है, 1 मोलर रहता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखना है, H2 गैस लिखना है। H2 गैस क्या में रहेगी, 1 ATM में रहेगी, दिखाई दे रहा है ना, हाँ चल जाएगा अभी। यहाँ पर H2 गैस कहाँ रहेगी, 1 ATM में रहेगी। अच्छा, और बगल में क्या लिख दोगे, पीटी लिख दोगे। तो ये हो गया हमारे पास रिप्रेजेंटेशन, ये हो गया हमारे पास रिप्रेजेंटेशन। दोबारा सुन लो, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, पीटी। अरे भाई दो, ये सॉल्ट ब्रिज हो गया, इधर का एनोड की, वो कैथोड की कहानी, इधर कैथोड की कहानी, इधर एनोड की कहानी। ये H+ हमारे पास इक्वस 1 मोलर हो गया, हाइड्रोजन क्या हो गया, हाइड्रोजन गैस 1 ATM पे, और ये क्या है, पीटी। इधर क्या है, एनोड की कहानी, इधर एनोड की कहानी, इधर कैथोड की कहानी, इधर रिडक्शन, इधर ऑक्सीडेशन। ये हो गया, ये हो गया रिप्रेजेंटेशन। अब सवाल ये है कि इसका ईएमएफ कैसे कैलकुलेट किया जाए, ईएमएफ कैसे कैलकुलेट किया जाए। ये हटा रहे हैं, दोनों हटा रहा हूं मैं, दोनों हटा रहा हूं। ठीक है, बस ये लास्ट होगा। सॉल्यूशन 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 कहाँ हटा दूं, रिप्रेजेंटेशन हो गया, दोनों हो गया। ले लेना जो भी लेना हो, हाँ स्क्रीनशॉट और जो भी है। आई, अब हमें किसका निकालना है, एसआरपी निकालना है इसका। क्या निकालना है, एसआरपी। ठीक, अब देखो ईएमएफ, एसआरपी बोले क्या, ईएमएफ हमें क्या चाहिए, ईएमएफ चाहिए। अच्छा ईएमएफ बराबर क्या होगा, राइट हैंड साइड माइनस का लेफ्ट हैंड साइड। क्या होगा, ईएमएफ राइट हैंड साइड माइनस का लेफ्ट हैंड साइड करके होगा। ठीक, अच्छा आओ तो मैं क्या करूंगा, सेल का ईएमएफ, सेल का ईएमएफ, सेल का ईएमएफ, सेल का ईएमएफ क्या होगा। तो सेल के ईएमएफ के लिए क्या करोगे आप लोग, ई सेल बराबर का, ई सेल बराबर का, ई सेल बराबर का
राइट हैंड माइनस का लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखोगे? ई राइट हैंड साइड माइनस का ई लेफ्ट हैंड साइड, बताया था ना कि हाँ लेफ्ट हैंड साइड। राइट वाले में रिडक्शन की कहानी होती है, लेफ्ट वाले में ऑक्सीडेशन की कहानी होती है। तो बताइए रिडक्शन की कहानी को कैसे लिखेंगे? ई मैं लिख सकता हूँ रिडक्शन हो रहा है किसका? Cu2 प्लस जा रहा है कहे में? सॉलिड Cu में जा रहा है, ठीक है, माइनस का। यहाँ पर ऑक्सीडेशन वाले ये वाले में, इसमें क्या हो रहा है? इसमें क्या हो रहा है ध्यान देना, दोनों का रिडक्शन के टर्म में रखना, दोनों को एसआरपी के टर्म में रखना है, दोनों को एसआरपी के टर्म में रखना है। किसको रखना है? किसको रखना है? इसको भी और इसको भी। भले ही ये क्या है? ऑक्सीडेशन वाला है, ये क्या है हमारे पास? देखो रिडक्शन वाला है, ये क्या बोले रिडक्शन कह रहे हैं। ये किसकी कहानी है? कैथोड वाली की कहानी। ये किसकी कहानी? कैथोड वाली की कहानी। और ये किसकी कहानी है? एनोड वाली की कहानी। तो एनोड वाले को ऑक्सीडेशन के टर्म में नहीं लिखना, पिछली क्लास में बता चुका हूं भाई मैं, यहाँ पर कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ई बराबर क्या हो जाएगा? ई बराबर क्या हो जाएगा? ई बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या लिखोगे? हाइड्रोजन कहाँ में जा रहा है? हाइड्रोजन यानी H प्लस जाएगा कहाँ में? H2 में जाएगा। ये क्या हो गया? इसको भी रिडक्शन के टर्म में अपन ने लिख दिया। H प्लस कहाँ में जाएगा? H2 में जाएगा। अरे एक इलेक्ट्रॉन लिया और लेकर के कहाँ में चला जाएगा? H2 में चला जाएगा, ठीक है। अच्छा ये चला जाएगा H2 में, ठीक है, क्लियर। अब सुनो, अब सुनो, यहां पर ध्यान देना कि हमारे पास ई एच प्लस और यहां पर क्या होगा? H2 में जा रहा है। इसका मतलब ये क्या लिखा है? इसका मतलब ये जा रहा है, ये क्या है लिखा है? ये रिडक्शन। इसको बोलोगे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, इसको बोलोगे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। क्या बताए थे? बराबर माइनस का। इसको ऐसा भी लिख सकते हो H2 और कहाँ में जाए? हमारे पास H प्लस में जाए, H2 H प्लस में जाए, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो जाएगा, ठीक है। ये कितने के बराबर होता है? ये 0.0 वोल्ट के बराबर होता है, यानी 0 वोल्ट के बराबर होता है। अभी तो बताए थे ना, माना गया है। इसने किसने माना है? आईपीएससी ने माना है कि इसका कितना होता है? 0 होता है। क्या होता है? इसका 0 होता है। ये क्या होता है? 0। अब सुनो, अब सुनो, एक्सपेरिमेंटल पता लगाया गया। एक्सपेरिमेंटल भाई, यहाँ पर वोल्ट मीटर लगाए बैठे हैं, यहाँ पर वोल्ट मीटर लगाए बैठे हैं। ये अगर जो 0 है तो जितनी भी वैल्यू देगा तो इसका मतलब है ये इसकी वैल्यू है। समझे कि नहीं? भाई सुनो, भाई सुनो कि हमारे पास ये ई जो एनोड का है, एनोड में क्या है? हाइड्रोजन। एनोड में क्या है? एनोड वाला काम कौन कर रहा है? एनोड की तरह काम कौन कर रहा है? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसका तो क्या होता है? 0। ये तो सी ने डिसाइड कर रखा है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, वो क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड डिसाइड कर रखा है, यानी कि आईपीएससी ने डिसाइड कर रखा है। क्लियर? आईपीएससी ने डिसाइड कर रहा है। यहाँ पर भाई देख लेना क्या लिखा है? 0.0 वोल्ट लिखा हुआ है, ठीक है। इसका क्या होता है? 0 मैं पहले भी बता चुका हूं। अब देखो, जितने भी ई सेल की वैल्यू आएगी वो किसकी होगी? वो किसकी होगी? वो किसकी होगी? हमारे पास कॉपर का एसआरपी होगा। अच्छा, और ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कितनी आई हमारे पास? ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आई 0.34। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आई कितना? 0.34 वोल्ट, ठीक है। अब दोबारा समझ लेना, ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूं। ये इस तरह सिस्टम बना लिया, जितनी वैल्यू ये बताएगा क्या? एक्सपेरिमेंटल, 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 एक्सपेरिमेंटल पता चला कि हमारे पास ई की जो वैल्यू है, ये जो वोल्ट मीटर की वैल्यू है, ई सेल कितना पता चला? 0.34 वोल्ट पता चला, 0.34 वोल्ट पता चला। तो हमने बोल दिया कि जो ई कॉपर का है भाई, इसी के तो बराबर है ना, इसी के तो बराबर है ना। ई सेल बराबर का क्या लिखे हैं? ECU2 प्लस कहाँ में जा रहा है? Cu में जा रहा है, ठीक है। Cu सॉलिड में जा रहा है, ठीक। अच्छा, ये क्या होगा? रिडक्शन है, तो क्या बोलोगे? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो हमें यहां से पता चल गया कि जो कॉपर का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, कॉपर इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, वो कितना होता है? वो होता है हमारे पास 0.34 वोल्ट होता है। 0.34 वोल्ट होता है। इस तरह से अलग अलग करके, अलग अलग कॉपर इलेक्ट्रोड का, जिंक इलेक्ट्रोड का, इस तरह अलग अलग करके निकाला गया और फिर उन्हें कंबाइंड करके सेल के ईएमएफ निकाले गए, उन्हें कंबाइंड करके सेल के ईएमएफ निकाले गए, ठीक है। ये कहानी है पूरी, ठीक। तो हमने एक एग्जांपल भी ले लिया। इसी तरह आप जिंक अगर निकाल सकते हो, ये सब चीजें कर सकते हो। अब यार एक काम करना, आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कल के लिए याद रखना है, तो आसानी हो जाएगी। कल हम निपटा देंगे, चैप्टर खत्म हो जाएगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज रेडी है तो ये खत्म कर देंगे, और इसके बाद इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो जाएगा, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बाद हमारे पास क्या है? सेल कंडक्टेंस हो जाएगा। बस 2 टॉपिक तो बचे, कोलराउ सोलराउ सब उसी में तो समेट जाते हैं, निपट जाएगा। अगर स्पीड पकड़ेंगे तो कल खत्म हो जाएगा पूरा चैप्टर, बड़े चैप्टर है। ठीक है, टाइम भी हो आया है यार, क्लास ऑफ करना पड़ेगा।
है